हेलो डायस्टायन। जिन 10 कल्टीवेटर को चैलेंज करना है उन्हें आइलैंड के प्रोटेक्टर स्क्वाड के बड़े खानदानों ने बहुत ज़्यादा पैसे देकर हायर किया है। अगरचे उनकी कल्टीवेशन ज़्यादा नहीं है, लेकिन उनका तजुर्बा और तकनीक आम कल्टीवेटर से बेहतर है, क्योंकि उन्होंने समंदर में डेमन बीच से लड़ाई की है और उन दूसरे आइलैंड के कल्टीवेटर के साथ मुकाबला किया है। जायन भाई, ये 10 भट्टाचार्य जिन्हें चुनौती दी गई थी, वे द्वीप के रक्षक दस्ते से महान कबीलों द्वारा भारी मूल्य पर भर्ती किए गए थे। यद्यपि उनकी साधना बहुत उच्च नहीं है, लेकिन समुद्र में राक्षसी प्राणियों से लड़ने और अन्य द्वीपों के भट्टाचार्यों से स्पर्धा करने के कारण उनकी अनुभवपूर्ण युक्तियां और तकनीकें सामान्य भट्टाचार्यों से कहीं श्रेष्ठ हैं। न केवल समान स्तर के शत्रुओं को, बल्कि 3 स्तर ऊंची साधना वाले सामान्य भट्टाचार्यों को भी पराजित करने में उन्हें कोई आश्चर्यजनक बात नहीं लगती। विनीत रंग ने प्रशंसा भरी मुद्रा के साथ जीभ चाटी। जायन मुस्कुराए और विनम्रता से बोले, ये तो कुछ भी नहीं था, मुझे बस भाग्य का साथ मिला। जायन को युद्ध के मामले में काफी अनुभव प्राप्त था। युवक ने नीले पहाड़ की ओर दृष्टि डाली, फिर मुड़कर मुस्कान के साथ पूछा, हाँ जायन भाई, आप यहाँ अमर अभिलेख मंडप में कुछ औपचारिकताएं निपटाने आए हैं न? चूंकि यह कोई गुप्त बात नहीं थी, जायन ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया। विनीत भाई ने सही अनुमान लगाया। मैं इस द्वीप पर बसने की औपचारिकताएं पूरी करना चाहता हूं और एक भट्टाचार्य निवास चुनना चाहता हूं। जायन के गंतव्य को सुनते ही विनीत रंग ने तुरंत सुझाव दिया, हाँ, मैं अमर उन्नति मंडप कई बार जा चुका हूं। मैं जायन भाई को रास्ते में साथ ले चलूं। नीले मेघ पर्वतमाला के विशाल आकार को देखते हुए अकेले ढूंढना कठिन होगा। विनीत रंग के इतने उत्साहपूर्ण व्यवहार पर जायन थोड़ा आश्चर्यचकित हुए, लेकिन उन्होंने धन्यवाद व्यक्त किया और सहमत हो गए। इस प्रकार दोनों ने कंधे से कंधा मिलाकर बड़े पहाड़ की ओर उड़ान भरी। रास्ता दिखाते हुए युवक ने जायन को पर्वतमाला का विस्तार से वर्णन किया। हमारे द्वीप की नीले मेघ पर्वतमाला में 3 महान चोटियां हैं, स्वर्गीय स्तंभ, स्वर्गीय रात्रि और स्वर्गीय द्वार। साथ ही 367 छोटी छोटी चोटियां भी हैं। इन पहाड़ों में गुफाओं की संख्या अनगिनत है और कहा जाता है कि उनमें से कई साधना के लिए उपयुक्त स्थान हैं। निस्संदेह नीले मेघ पर्वतमाला के अधिकांश भाग में विशाल आध्यात्मिक नसें हैं, लेकिन आध्यात्मिक ऊर्जा की घनत्व भिन्न भिन्न है। सामान्यतः कहा जाता है कि जितनी ऊंची चोटी उतनी ही सघन आध्यात्मिक ऊर्जा। उन 36 चोटियों में जहां आध्यात्मिक ऊर्जा सबसे सघन है, वे द्वीप के दशकीय महान आध्यात्मिक भूमि प्रतियोगिता के पुरस्कार हैं। जो कोई भी महसूस करे कि उसकी साधना इन 36 चोटियों के स्वामियों से श्रेष्ठ है, वह उन्हें स्वतंत्र रूप से चुनौती दे सकता है। विजेता चोटी का स्वामी बन जाएगा। चोटियों के बीच अंतर बहुत कम है। कहा जाता है कि जैसे ही कोई भट्टाचार्य आधार स्थापना में प्रवेश कर ले, वह इनमें से एक चोटी को अपनी साधना भूमि के रूप में प्राप्त कर सकता है। किंतु ऊर्जा संचय भट्टाचार्य तो केवल घाटी या गुफा ढूंढकर ही साधना कर सकते हैं। आधार स्थापना भट्टाचार्य पूरी चोटी पर कब्जा कर सकते हैं। जायन अत्यधिक आश्चर्यचकित हुए। युवक ने स्वयं का उपहास उड़ाते हुए स्वर में कहा, बिल्कुल सही, लेकिन द्वीप के आधार स्थापना भट्टाचार्यों ने अधिकांश पर कब्जा कर लिया है। हम ऊर्जा संचय भट्टाचार्यों को ऐसी आशावादी बातों के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। ओह, जायन के मन में विचारों का भंवर उठा, जिससे वे कुछ उत्साहित हो उठे। जायन को अचानक कुछ याद आया और उन्होंने सहजता से पूछा, हाँ, तो 3 सबसे ऊंची चोटियों में सबसे अधिक आध्यात्मिक ऊर्जा होनी चाहिए, है न? बेशक, सबसे ऊंची चोटी स्वर्गीय स्तंभ हमारे द्वीप के स्वामी महाराज मुकुटलाल की साधना भूमि है। प्रवेश निषिद्ध है। कहा जाता है कि द्वीप के स्वामी मध्य कोर गठन अवस्था में हैं और उनके दैवीय कौशल विनाशकारी हैं। स्वर्गीय द्वार और स्वर्गीय रात्रि चोटियां क्रमशः युवराज जुन और कनकराज किनारा के कब्जे में हैं। यद्यपि स्वर्गीय स्तंभ की तुलना में आध्यात्मिक ऊर्जा थोड़ी कम है, फिर भी अन्य क्षेत्रों से कई गुना सघन है। विनीत रंग ने कुछ ईर्ष्या भरी मुद्रा के साथ कहा। जायन ने भवें उठाते हुए धीरे से पूछा, विनीत भाई, क्या वे दोनों भी कोर गठन वरिष्ठ हैं? विनीत रंग ने प्रसन्न मुद्रा के साथ सिर हिलाया। न केवल वे प्रारंभिक कोर गठन भट्टाचार्य हैं, बल्कि वे दाम्पत्य साथी भी हैं। जायन अनायास भवें सिकोड़ लीं। दृढ़तारा द्वीप पर अप्रत्याशित रूप से 3 कोर गठन भट्टाचार्य थे। ये वास्तव में उनकी अपेक्षाओं से परे था। जायन विचारमग्न थे कि इस बीच वे विनीत रंग के साथ नीले मेघ पर्वतमाला के केंद्र में पहुंच गए। रास्ते में उन्हें कभी कभी अन्य भट्टाचार्य मिले, लेकिन उनमें से सभी ने उदासीन दृष्टि डालकर अपना रास्ता पकड़ लिया। कुछ मिनट बाद जायन और विनीत रंग अंततः एक अपेक्षाकृत ऊंची चोटी पर पहुंचे। चोटी पर एक प्राचीन 2 मंजिला मंडप था। न केवल इसका बाहरी भाग पूरी तरह जर्जर और पुराने डिजाइन का था, बल्कि इसके द्वार पर एक कोना टूटा हुआ साइन बोर्ड लटका था। साइन बोर्ड पर अमर अभिलेख मंडप शब्द टेढ़े मेढ़े लिखे थे। जायन हतबुद्ध होकर देखते रह गए। साइन बोर्ड देखने के बावजूद वे विश्वास नहीं कर पा रहे थे। वे विनीत रंग की ओर मुड़कर पूछ ही बैठे, ये? हालांकि मैं स्वीकारना नहीं चाहता, लेकिन यह वास्तव में अमर अभिलेख मंडप ही है।
युवक ने लाचार मुद्रा के साथ बाहें फैला दीं। युवक ने विदा लेने से ठीक पहले हाथ हिलाकर चेतावनी दी, ठीक है, मैं जा रहा हूँ। लेकिन जायन भाई को ध्यान रखना चाहिए कि अमर अभिलेख मंडप के प्रभारी वरिष्ठ का स्वभाव विचित्र है। जायन ने उदासीनता से युवक को जाते हुए देखा। सिर हिलाकर वे शांत चेहरे से मंडप के सामने उतरे और अंदर प्रवेश कर गए। जैसे ही वे द्वार के पास पहुंचे, उन्हें एक कुछ उदास स्वर सुनाई दिया, अंदर आओ। द्वार ताला नहीं है। अचानक की घोषणा से जायन चौंके, लेकिन वे संकोच करते हुए मंडप की ओर बढ़ गए। मंडप में प्रवेश करते ही जायन स्तब्ध रह गए। मंडप का आंतरिक भाग उसके बाहरी रूप से पूर्णतः विपरीत था। ये भव्यतापूर्वक सज्जित था। फर्श चमकदार अग्नि लाल रेशमी चादर से ढका था, दीवारें सोने और जड़ों से बनी थीं, जबकि छत पर असंख्य चमकते रत्न जड़े थे। भवन के कोनों में अनेक प्रकार के सुंदर पौधे सजे थे, जिन्हें जायन ने पहले कभी नहीं देखा था। उनके सामने एक विचित्र पाषाण शैया थी, जो विचित्र नीले प्रकाश से चमक रही थी। यद्यपि वे नहीं जानते थे कि यह किस मूल्यवान सामग्री से बनी है, लेकिन निश्चित रूप से यह कोई बहुमूल्य वस्तु थी। शैया पर एक क्षीणकाय मध्यम आयु का पुरुष लेटा हुआ था। उसके वस्त्र चमकदार अग्नि लाल राक्षस वल्कल से बने थे। वह एक विशाल सफेद मोती को सीने से लगाए जायन को उदासीनता से देख रहा था। जायन ने अपना आश्चर्य दबाया और वंदन किया। फिर आदरपूर्ण स्वर में पूछा, नमस्कार वरिष्ठ। ये छोटा द्वीप पर निवास की औपचारिकताएं निपटाना चाहता है। क्या वरिष्ठ इस कार्य के प्रभारी हैं? मध्यम आयु का पुरुष हल्के से संसना लिया, फिर उत्साहपूर्वक पूछा, निवास? क्या आपके पास कोई गांठ है? जायन ने तुरंत गुप्ता कबीले के सदस्य द्वारा दिए गए दस्तावेज को निकाला और आगे बढ़कर उसे पुरुष को सौंप दिया। जायन ने उसे तुच्छ नहीं समझा, क्योंकि उसके आध्यात्मिक शक्ति के कंपन स्पष्ट रूप से उसके उत्तर आधार स्थापना भट्टाचार्य होने का संकेत दे रहे थे। मध्यम आयु का पुरुष ने हस्ताक्षरित दस्तावेज लिया और उसे देखा। फिर उसकी आंखें चमकी और उसने जायन को ऊपर नीचे घूरा। अपने सीने से लगाए मोती को सहलाते हुए मध्यम आयु का पुरुष उदासीनता से पूछा, मैंने सुना है कि द्वीप पर एक नया भट्टाचार्य आया है, जिसने ऊर्जा संचय के 5वें स्तर पर रहते हुए रक्षक दस्ते के सदस्य को पराजित कर दिया। क्या वह तुम ही हो? जायन कुछ आश्चर्यचकित हुए, लेकिन विनम्र स्वर में शीघ्र उत्तर दिया, छात्र को केवल भाग्य से जीत मिली। वास्तव में ऐसा नहीं था। भाग्य? मध्यम आयु का पुरुष ने ठंडी मुस्कान के साथ हंका। जायन ने मन ही मन भवें सिकुड़ी और आश्चर्य हुआ, ये युद्ध तो कुछ दिनों पहले ही हुआ था। इस व्यक्ति को कैसे पता? मध्यम आयु का पुरुष ने अपने राक्षस वल्कल को कस लिया, मानो जायन के मन का आश्चर्य देख लिया हो, और शांतिपूर्वक कहा, रक्षक दस्ते से तुम्हारे पराजित व्यक्ति मेरा अयोग्य शिष्य है। स्वयं से निचली साधना वाले से हारने पर मैंने उसे बंद गुफा में अध्ययन की सजा दी है। जायन कुछ क्षण स्तब्ध रहने के बाद कड़वी मुस्कान के साथ बोले, क्योंकि यह अत्यधिक संयोग था। जायन कुछ चिंतित हो उठे। क्या वह अपने शिष्य की ओर से जायन को सबक सिखाने का इरादा रखते हैं? मध्यम आयु का पुरुष ने आंखें सिकोड़कर जायन को देखा और हिमशीतल स्वर में कहा, चिंता मत करो। ये तुम छोटों के बीच का मामला है और मैं वरिष्ठ होने के नाते तुम्हारा लाभ नहीं उठाऊंगा। मैं आशा करता हूं कि तुम मेरे अयोग्य शिष्य से एक बार और लड़ोगे। उसके बाद परिणाम चाहे जो हो, मैं इस मामले को आगे नहीं बढ़ाऊंगा। जायन का हृदय शिथिल हो गया। चूंकि यह वरिष्ठ का अनुरोध है, छात्र निश्चय ही इनकार नहीं करेगा। मध्यम आयु का पुरुष जायन के इतनी सहज सहमति पर आश्चर्यचकित हुआ, लेकिन जल्द ही संतुष्ट मुद्रा प्रकट की। मध्यम आयु का पुरुष का हाथ सफेद प्रकाश से चमका और मोती गायब हो गया। फिर वह उठा और धीरे से कहा, अब मैं तुम्हारी निवास औपचारिकताएं निपटाऊंगा। निवास की औपचारिकताएं वास्तव में अत्यंत सरल थीं। मध्यम आयु का पुरुष ने केवल एक स्वर्ण पुस्तक निकाली और उसमें जायन का नाम लिख दिया। जायन ने भी बंदरगाह से प्राप्त हरे जादुई ताबीज को एक नीले जादुई लटकन से बदल लिया। लटकन नीले प्रकाश से चमक रही थी और निम्न श्रेणी का जादुई उपकरण थी। मध्यम आयु का पुरुष के अनुसार इस लटकन में मामूली जलरोधी प्रभाव था, जो काफी व्यवहारिक था। फिर मध्यम आयु का पुरुष ने एक चांदी की पुस्तिका जायन की ओर उछाल दी। जिन स्थानों पर सुनहरा प्रकाश चमक रहा है, वे पहले से ही कब्जे में हैं। सफेद वाले खाली हैं। अपनी साधना भूमि के लिए एक चुन लो। खांसी, खांसी। कुछ ही शब्द बोलते ही वह लगातार खांसने लगा। मध्यम आयु का पुरुष वास्तव में किसी गंभीर रोग से पीड़ित प्रतीत हो रहा था। जायन ने धीरे धीरे चांदी की पुस्तिका खोली और पाया कि यह दृढ़ तारा द्वीप का पूर्ण नक्शा था, जिसमें सुनहरा और सफेद प्रकाश परस्पर उलझे हुए रहस्यमय आभा से चमक रहे थे। चमकते क्षेत्र द्वीप के केंद्र नीले मेघ पर्वतमाला में केंद्रित थे। जायन ने पाया कि नीले मेघ पर्वत उनकी कल्पना से कहीं अधिक विशाल थे और वे द्वीप के पूर्ण 1/4 क्षेत्र को घेरे हुए थे। जैसे ही जायन ने सफेद प्रकाश वाले चमकते क्षेत्रों को ध्यान से जांचा, उनकी आंखें अनायास सिकुड़ गईं। सुनहरे प्रकाश सफेद प्रकाशों की आधी संख्या में थे, लेकिन सफेद प्रकाशों की चमक भिन्न भिन्न थी। कुछ अंधेरे करने वाले तेज थे तो कुछ मंद।
मध्यम आयु के पुरुष की पूर्व व्याख्या के अनुसार तेज सफेद प्रकाश वाली चोटियों को जायन ने विचार के बाहर रख दिया था, क्योंकि ऊर्जा संचय भट्टाचार्यों को चोटियां चुनने का अधिकार नहीं था, जबकि अन्य क्षेत्रों पर कोई प्रतिबंध नहीं था, बशर्ते वे सफेद प्रकाश से चिन्हित हों। यह विनीत रंग द्वारा बताए गए अनुसार ही था, लेकिन चुनने को केवल घाटियां और गुफाएं बची थीं, और वे सभी मंद सफेद प्रकाश वाली थीं। नक्शे को कुछ क्षण देखने के बाद जायन ने सिर उठाया और गंभीर स्वर में मध्यम आयु के पुरुष से पूछा, छात्र एक प्रश्न पूछना चाहता है। क्या अपनी अमर गुफा स्थापित करने के लिए उपयोग करने वाले क्षेत्र के आकार पर कोई प्रतिबंध है? मध्यम आयु का पुरुष कुछ आश्चर्यचकित हुआ, लेकिन जल्द ही उपहासपूर्ण स्वर में उत्तर दिया, तुम 5 किलोमीटर व्यास के भीतर कोई भी संरचना, जादू और प्रतिबंध स्थापित कर सकते हो, बशर्ते उसके लिए स्थान उपलब्ध हो। जायन ने शांतिपूर्वक कहा, तो क्या छात्र यह स्थान चुन सकता है? चूंकि यह स्थान भी सफेद प्रकाश से चिन्हित है, तो वहां आध्यात्मिक नस अवश्य होगी। उन्होंने नक्शे पर एक निश्चित बिंदु पर हल्के से थपथपाया, जिससे सफेद प्रकाश पीला हो गया। फिर जायन ने पुस्तिका मध्यम आयु के पुरुष को लौटा दी। यहाँ मध्यम आयु के पुरुष का पीला चेहरा देखते ही आश्चर्य से भर गया। जहाँ जायन ने संकेत किया था, वह स्थान दृढ़ तारा द्वीप के बाहर का क्षेत्र था, जो पूर्व में कमजोर सफेद प्रकाश से चमक रहा था। ये लघु विस्तार द्वीप है। द्वीप की लंबाई केवल लगभग 35 किलोमीटर है, लेकिन इसमें कुछ किलोमीटर लंबी छोटी आध्यात्मिक नस है। हमने वहां छोटी रक्षात्मक संरचना जादू स्थापित किया है और एक छोटा गांव बसाया है, जहां वर्तमान में कुछ 100 लोग रहते हैं। मध्यम आयु का पुरुष रहस्यमय मुस्कान के साथ बोला, जिसमें उपहास के संकेत थे। जायन मौन रहे। वे जानते थे कि मध्यम आयु के पुरुष की ऐसी मुद्रा से ये द्वीप निश्चित रूप से जटिलताओं से भरा है। ये छोटा द्वीप दृढ़ तारा द्वीप के लिए कम महत्व का है। हमने आध्यात्मिक नस को व्यर्थ जाने न देने के कारण इसे बनाए रखा है। इसकी आध्यात्मिक ऊर्जा की घनत्व अन्य क्षेत्रों से बहुत कम है और क्षेत्रफल छोटा है। ये सत्य है कि यदि तुम एक क्षेत्र चुनोगे तो अन्य भट्टाचार्य तुम्हें परेशान नहीं करेंगे, लेकिन इसकी आध्यात्मिक ऊर्जा की घनत्व नीले मेघ पर्वतमाला की तुलना में केवल 2/3 है। अतः तुम्हारी साधना गति इस द्वीप पर रहने वाले भट्टाचार्यों से काफी धीमी होगी। पूर्व में तुम्हारी भांति अन्य भट्टाचार्य भी एकांत में कठोर साधना करने के शौकीन थे, लेकिन वे भट्टाचार्य कुछ वर्षों बाद अनिवार्य रूप से लौट आते थे। वे इस द्वीप पर रहना जारी रखने के बजाय बड़ी मात्रा में आध्यात्मिक पत्थर खर्च करके नया साधना क्षेत्र चुनना पसंद करते थे। आखिरकार भट्टाचार्यों के लिए आध्यात्मिक ऊर्जा की घनत्व सबसे महत्वपूर्ण है। इसके अलावा इस द्वीप को चुनने वाले को द्वीप की रक्षा की जिम्मेदारी भी निभानी पड़ती है। द्वीप की रक्षात्मक संरचना जादू के आध्यात्मिक पत्थर व्यय का भुगतान तुम्हें ही करना होगा। निस्संदेह द्वीप के निवासियों से तुम्हें मुआवजे के रूप में कुछ आध्यात्मिक पत्थर प्राप्त होंगे और तुम्हें द्वीप स्वामी को कर नहीं चुकाना पड़ेगा। लेकिन मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं कि मुआवजे में मिलने वाले आध्यात्मिक पत्थर रक्षात्मक संरचना के दैनिक उपयोग को बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं होंगे। द्वीप का आध्यात्मिक पत्थर व्यय अब तक दृढ़ तारा द्वीप द्वारा वहन किया जा रहा है। मध्यम आयु का भट्टाचार्य ने शैया पर थपथपाते हुए आलस्यपूर्ण स्वर में नियम बताया। स्वयं से बुदबुदाने के बाद जायन ने अंततः कोमल स्वर में पूछा, यदि मैं वह छोटा द्वीप चुन लूं, तो क्या इसका अर्थ यह नहीं कि मैं वास्तव में द्वीप का स्वामी बन जाऊंगा? हाँ, तुम इसे इस प्रकार सोच सकते हो। मध्यम आयु का पुरुष कुछ आश्चर्य के साथ उत्तर दिया। उसने द्वीप की कमियों को पहले ही बता दिया था। यदि यह युवक फिर भी द्वीप चुनना चाहे तो यह उसके दायरे की बात नहीं थी। मध्यम आयु का पुरुष ने विचारपूर्ण ढंग से जायन को फिर से घूरा और मन ही मन व्यंग्य किया। वह शीघ्र ही विशाल आध्यात्मिक पत्थर खर्च करेगा और निरंतर शिकायत करने आएगा। वह आश्वस्त था कि अधिकतम 2 वर्षों में ये युवा भट्टाचार्य बाल सफेद और चेहरा क्षीण करके नया साधना क्षेत्र चुनने लौटेगा। अन्यथा ऐसा छोटे द्वीप का स्वामी बनने का पद अब तक क्यों अविवादित रह गया? कुछ और विचार करने के बाद जायन ने संकोच न करते हुए कहा, ठीक है, छात्र लघु विस्तार द्वीप चुन लेगा। जायन के निश्चय को सुनते ही मध्यम आयु का भट्टाचार्य ने संकोच न किया। उसने स्वर्ण कलम निकाली और नक्शे पर द्वीप पर हल्के से दबाया। द्वीप का सफेद प्रकाश तुरंत सुनहरा हो गया। फिर उसने अपने वस्त्रों में से एक जादुई पट्टी निकाली, उस पर स्वर्ण कलम से कुछ अक्षर लिखे और जायन की ओर उछाल दी। जायन ने सिर झुकाकर जादुई पट्टी देखी और पाया कि उस पर 2 सुनहरे अक्षर थे। वे परिचित लगे, मानो स्थानीय लिपि में उनका नाम लिखा हो। ये जादुई पट्टी लघु विस्तार द्वीप के तुम्हारे साधना क्षेत्र होने का प्रमाण है और इसमें द्वीप के निवासियों के नाम हैं। इसे सुरक्षित रखना। मध्यम आयु का पुरुष उदासीनता से बोला। इसके बाद उसने पुस्तिका समेटी और पाषाण शैया पर लेट गया। फिर उसने जायन की ओर हाथ हिलाया, स्पष्ट रूप से उन्हें भगाते हुए। जायन ने शीघ्र वंदन किया और बुद्धिमानी से विदा हो गए। अमर अभिलेख मंडप से बाहर निकलते ही जायन को नीले मेघ पर्वतमाला में घूमने या अन्य भट्टाचार्यों से मिलने का कोई मन नहीं हुआ। इसके बजाय वे सीधे गुप्ता कबीला भवन की ओर उड़े। अगले दिन प्रातःकाल जायन ने अपने कक्ष की मेज पर गुप्ता स्वामी के लिए एक पत्र छोड़ा।
फिर टेढ़ा आत्मा को साथ लेकर निकटतम गांव गए, दृढ़ तारा द्वीप और उसके आसपास के क्षेत्रों का नक्शा खरीदा और सीधे बंदरगाह की ओर प्रस्थान किया। वांग चंद्रकांत ने पूर्व में जायन को बताया था कि द्वीप का सबसे बड़ा नगर दृढ़ तारा द्वीप के पश्चिमी भाग में स्थित है। उस नगर में आकाश राजधानी बाजार नामक बाजार है, जहां भट्टाचार्य वस्तुओं का व्यापार करते हैं। यद्यपि जायन वहां जाकर विदेशी भट्टाचार्यों के पास क्या वस्तुएं हैं और उनकी साधना कला क्या है, ये देखना चाहते थे, लेकिन उनकी वर्तमान साधना अत्यंत दुर्बल थी। अतः अनेक भट्टाचार्यों वाले क्षेत्र में जाने से भयभीत होकर उन्होंने अनिच्छापूर्वक विचार त्याग दिया। बंदरगाह की ओर उड़ते हुए जायन ने स्वयं का उपहास उड़ाते हुए बुदबुदाया, शक्ति की कमी से साहस भी कम हो जाता है। उन्होंने नीले मेघ पर्वतमाला में साधना क्षेत्र न चुनकर आध्यात्मिक ऊर्जा पतली वाली खाली लघु विस्तार द्वीप को प्राथमिकता दी, ताकि अपने छोटे बोतल के रहस्य को छिपाने में कठिनाई न हो। केवल अन्य भट्टाचार्यों से दूर एकांत द्वीप पर ही वे स्वतंत्र रूप से अपनी साधना के लिए आवश्यक आध्यात्मिक औषधियां उगाकर साधना गति को विशाल रूप से बढ़ा सकेंगे, बिना किसी अनचाही दृष्टि के। यद्यपि इससे उनकी साधना गति कुछ प्रभावित होगी, लेकिन आध्यात्मिक ऊर्जा आध्यात्मिक जड़ी बूटियां उगाने के लिए पर्याप्त होगी। आखिरकार उनकी साधना मुख्य रूप से शुद्ध आध्यात्मिक औषधियों के सेवन पर निर्भर थी। पतली आध्यात्मिक ऊर्जा का उन पर अधिक प्रभाव न पड़ेगा। जायन ने बंदरगाह से दृढ़ तारा द्वीप के विशाल द्वीप व्यापी प्रतिबंध को पार किया। नक्शा अनुसरते हुए वे सीधे लघु विस्तार द्वीप की ओर बढ़े। नक्शे पर द्वीप दृढ़ तारा द्वीप के ठीक बगल में था, लेकिन अपने दिव्य वायु नौक पर पूर्ण एक दिन उड़ने के बाद ही वे इसे देख पाए। द्वीप की परिक्रमा करने के बाद जायन को द्वीप की संरचना जादू का प्रवेश द्वार मिला, एक छोटा घाट। जायन धीरे धीरे उसके पास उतरे। घाट पर बहुत कम लोग थे, केवल लगभग 1 दर्जन मछुआरे बंदरगाह के पास छोटी नौकाओं पर बैठे थे। जैसे ही उन्होंने जायन और टेढ़ा आत्मा को आकाश से उतरते देखा, वे नौकाओं से उतरे और इकट्ठे होकर जायन को देखने लगे। भीड़ जायन की ओर बढ़ी और एक एक करके वंदन किया। एक विशेषतः बलशाली काले चेहरे वाला पुरुष भीड़ से अलग होकर जायन को प्रणाम किया। प्रतीत होता था कि यह व्यक्ति मछुआरों का सरदार था। ये नीच हीर गुण है। अमर स्वामी को प्रणाम। क्या ये लघु विस्तार द्वीप है? यद्यपि जायन को लगता था कि गलती नहीं हुई, फिर भी सावधानी बरतना उचित था। हीर गुण ने आश्चर्यचकित मुद्रा के साथ पूछा, हाँ महान अमर, क्या अमर स्वामी आध्यात्मिक पत्थर बदलने आए हैं? पिछले बदलाव के बाद तो अभी ज्यादा समय नहीं बीता। ये वास्तव में लघु विस्तार द्वीप सुनते ही जायन ने राहत की सांस ली। हल्की मुस्कान के साथ उपस्थित लोगों से बोले, मैं आध्यात्मिक पत्थर बदलने नहीं आया। अब से द्वीप के आध्यात्मिक पत्थरों का प्रावधान मैं करूंगा, क्योंकि यह छोटा द्वीप मेरी साधना भूमि बन गया है। तुम सब मुझे अमर जायन कह सकते हो। मछुआरों की आश्चर्यचकित दृष्टियों के बीच जायन ने टेढ़ा आत्मा को पुकारा और वे द्वीप के केंद्र की ओर उड़े। जटिल तकनीकी शब्दों जैसे जादू, संरचना, साधना कला को सुसंगत रखा है। इस छोटे द्वीप पर एकमात्र गांव उसके पूर्वी सिरे पर बंदरगाह के निकट स्थित था, जबकि पश्चिम में लगभग 10 किलोमीटर लंबी छोटी पर्वतमाला थी, जिसमें केवल 2 छोटे पहाड़ थे। उच्चतर पहाड़ की ऊंचाई लगभग 1 किलोमीटर थी, जबकि निम्नतर पहाड़ की ऊंचाई केवल 400 मीटर के आसपास थी। जायन ने दूर से पहाड़ों को निहारा, फिर हृदय की उत्तेजना को दबाते हुए पहले गांव का दौरा करने का निर्णय लिया। जायन और टेढ़ा आत्मा के आगमन ने काफी हलचल मचा दी। स्वयं को गांव प्रमुख बताने वाला एक वृद्ध तुरंत आगे आया और जायन से मिला। जैसे ही वृद्ध ने जादुई पट्टी पर सुनहरे चिन्हों की जांच की, गांव प्रमुख ने तुरंत घोषणा की कि समस्त गांव को महान अमर के आदेशों का पालन करना होगा। निस्संदेह जायन को साधारण मनुष्यों की सहायता की कोई आवश्यकता न थी। इसके बजाय उन्होंने द्वीप की सामान्य परिस्थितियों और गांव वालों द्वारा द्वीप की रक्षात्मक संरचना को बनाए रखने के लिए योगदान देने योग्य आध्यात्मिक पत्थरों की मात्रा के बारे में, जो उनकी सबसे अधिक चिंता का विषय था, पूछताछ की। ये सुनते ही कि योगदान की मात्रा लगभग 0 के बराबर थी, जायन का मन कुछ उदास हो गया। क्या इसका अर्थ यह न था कि उन्हें सभी आध्यात्मिक पत्थर स्वयं ही योगदान देने होंगे? मध्यम आयु का पुरुष ने कहा था कि निवासी रक्षात्मक संरचना के व्यय का कुछ भाग योगदान देंगे। प्रतीत होता था कि वे केवल मीठी बातें थीं, उनका योगदान कुछ भी न होगा। जायन ने मन ही मन मध्यम आयु के भट्टाचार्य को कोसा, लेकिन वृद्ध से कुछ आश्वासनपूर्ण शब्द कहे। उन्होंने आवश्यक आध्यात्मिक पत्थरों का अनुमान लगाया और वृद्ध के योगदान अनुमान से तुलना की। फिर संरचना को बनाए रखने के लिए 1 वर्ष के आध्यात्मिक पत्थर वृद्ध को दे दिए। फिर उन्होंने वृद्ध को बताया कि आगामी वर्षों में वह उनके अमर गुफा जाकर उस वर्ष के आवश्यक आध्यात्मिक पत्थर ले सकता है। फिर वृद्ध के बार बार धन्यवाद पर ध्यान न देते हुए जायन और टेढ़ा आत्मा द्वीप के पश्चिमी भाग की ओर उड़े। जैसे ही जायन द्वीप के निवासियों द्वारा लघु विस्तार पर्वत के नाम से जाना जाने वाले पर्वत श्रृंखला में प्रवेश किया, उन्हें हल्की आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव हुआ, जिससे उनका हृदय उत्तेजित हो उठा। कुछ ही क्षण बाद जायन अपनी दिव्य वायु नौक के आगे खड़े होकर दोनों चोटियों की परिक्रमा कर रहे थे।
स्पष्ट था कि उच्चतर चोटी पर आध्यात्मिक ऊर्जा अधिक सघन थी, लेकिन निम्नतर चोटी अधिक मोटी और मजबूत थी। न केवल यह अमर गुफा के लिए अधिक उपयुक्त थी, बल्कि यह पूर्व भट्टाचार्य की अमर गुफा का स्थान भी था। वर्तमान अमर गुफा अक्षुण्ण और निर्बाध थी, प्रतीत होता था कि तुरंत कब्जा किया जा सकता है। दिव्य वायु नौक पर कुछ क्षण विचार करने के बाद जायन की आंखें उत्साहपूर्ण प्रकाश से चमकी और उन्होंने निर्णय ले लिया। सबसे पहले वे मोटी, निम्नतर चोटी की ओर उड़े और अमर गुफा के सबसे गहन, गुप्ततम भाग में प्रवेश किया। उसके बाद उन्होंने अपने जादुई उपकरणों से भूमि पर प्रचंड प्रहार किया। आधे दिन बाद भूमिगत मार्ग की प्रारंभिक संरचना बन गई थी, जिसका व्यास 9 मीटर था और जो सीधे पहाड़ की तलहटी की ओर जा रहा था। लेकिन जब जायन का मार्ग पहाड़ की तलहटी के 1.5 दर्जन मीटर नीचे पहुंचा, उन्होंने अचानक दिशा बदल ली और 1 किलोमीटर दूर दूसरी चोटी की तलहटी की ओर मुड़े। यद्यपि जायन का जादुई उपकरण अतुलनीय रूप से तीक्ष्ण था, टेढ़ा आत्मा की सहायता से इस विशाल कार्य के लिए आवश्यक समय 2 दिनों तक सीमित हो गया। पहाड़ों की तलहटियों के बीच मार्ग खोदने के बाद जायन ने उच्चतर चोटी के अंदर तय हुए पर्वतमाला में अपनी पुरानी अमर गुफा की शैली में नई अमर गुफा खोदी। यह नई अमर गुफा उनकी पुरानी गुफा के पुनर्तः समान आकार की थी, लेकिन इस बार भूमिगत सुरंग के अलावा कोई निकास न था। ये स्थान होगा जहां जायन साधना करेंगे और आध्यात्मिक जड़ी बूटियां उगाएंगे। मूल गुफा निवास को वास्तविक गुफा का आवरण बनाकर जायन को कहीं अधिक सुरक्षित महसूस हो रहा था। अमर गुफा समाप्त करने के बाद जायन ने निम्नतर, मोटी चोटी के प्रवेश द्वार पर प्रथम पंचतत्व उलट संरचना स्थापित की। लेकिन दोनों पहाड़ों की कुछ परिक्रमा करने के बाद भी जायन को असुरक्षा का अनुभव हुआ। उन्होंने सिया रूहानी द्वारा दिए गए संरचना स्थापना उपकरण सेट निकाले और 2 प्रभावशाली संरचनाओं, प्रचंड स्वर्गीय वायु संरचना और भ्रमित आकाश छान संरचना को तैनात करने का चयन किया। इन 2 संरचनाओं का दायरा व्यापक था और वे दोनों पहाड़ों को पुनर्तः आच्छादित कर देंगी। यद्यपि वे पंचतत्व उलट संरचना जितनी चमत्कारपूर्ण न थी, फिर भी आधार स्थापना भट्टाचार्यों के लिए काफी कष्टदायक सिद्ध होंगी। अतः जायन की गुफा निवास कोर गठन स्तर से नीचे सब कुछ से पुनर्तः सुरक्षित रहेगी। संरचना के बाहर आकाश से देखने पर पहाड़ धुंधले कोहरे से आच्छादित थे और स्पष्ट नजर आ रहे थे। दृश्य पर जायन हल्के से मुस्कुराए और धीरे धीरे कोहरे में उतर गए, दृष्टि से ओझल हो गए। वास्तविक अमर गुफा में प्रवेश करने के बाद जायन ने विश्राम करने के बजाय निरंतर कार्य किया। सबसे पहले उन्होंने कुछ आध्यात्मिक जड़ी बूटियों के साथ एक गुप्त औषधि उद्यान स्थापित किया। आखिरकार, यदि वे उन्हें परिपक्व करना चाहते थे, तो पहले उन्हें युवा अंकुर बनना होगा। फिर जायन ने बोतल को अपनी प्राणों जितनी मूल्यवान मानकर निहारा, उसे उद्यान के कोने में दफनाया और इतने समय पूर्व खरीदी गई छिपाने वाली जादुई खंड से ढका। उन्होंने गुफा की दीवार में एक गुप्त बैंड भी बनाया, जो हरे रस को संघनित करने की अनुमति देगा। इसके बाद उन्होंने आत्मा नियंत्रण संप्रदाय भट्टाचार्य की कीट प्रजनन अंतर्दृष्टि के अनुसार विविध आकार की कई दर्जन गुप्त कक्ष बनाए। उनमें सफ़ेद मकड़ियां और अन्य चमत्कारपूर्ण कीट रखे, फिर उनके निकट कई प्रतिबंध स्थापित किए ताकि वे भाग न जाएं। सबसे महत्वपूर्ण कार्य समाप्त करने के बाद जायन को लगा कि अभी ऊर्जा शुद्धिकरण और साधना का समय नहीं है। इसके बजाय उन्होंने यूए सम्राट से प्राप्त हल्के धूसर जादुई पट्टी को सावधानी से निकाला। इसमें अनेक विचित्र गुप्त तकनीकें थीं, जिनमें उनकी पूर्व से नजर सांभाली बाह्य पुनर्जनन तकनीक भी शामिल थी। जायन ने अपनी आध्यात्मिक चेतना को जादुई पट्टी में डुबोया और इस तकनीक की साधना विधियों को कई बार ध्यान से पढ़ा। फिर आध्यात्मिक चेतना वापस ली और पढ़े हुए पर चिंतन करने लगे। यद्यपि पूर्व में निर्णय ले चुके थे, लेकिन गहन विचार के बाद उन्हें लगा कि इस तकनीक की साधना वास्तव में खतरनाक है। जादुई पट्टी में स्पष्ट कहा गया था कि यदि शुद्धित क्लोन नष्ट हो गया, तो क्लोन में प्रत्यारोपित आध्यात्मिक चेतना नष्ट हो जाएगी और अप्राप्य होगी। इसके अलावा, यदि शेष आध्यात्मिक चेतना पर्याप्त मजबूत न हुई, तो वह गंभीर क्षतिग्रस्त हो जाएगी। सर्वोत्तम स्थिति में पागलपन, न्यूनतम में ऊर्जा विचलन से मृत्यु। साथ ही, सफल होने पर भी बाह्य पुनर्जनन केवल एक उच्च स्तरीय कठपुतली होगी जो साधना कर सकेगी और आसानी से नियंत्रित होगी। ये स्वयं को 2 भागों में विभाजित करने की अफवाह से पूर्णतः भिन्न था और कुछ भट्टाचार्य कबीलों के दैवीय कौशलों से भी न्यूनतर था। किंतु जायन के पास पंचतत्व रक्त कोर थे और राक्षस कोर वाले क्लोन बनाने का महान अवसर था। यह अत्यंत दुर्लभ भाग्य था, जहां वे कोर गठन भट्टाचार्य शक्ति वाली कठपुतली रक्षक प्राप्त कर सकेंगे। यद्यपि कठपुतली केवल प्रारंभिक कोर गठन स्तर की होगी, फिर भी आधार स्थापना भट्टाचार्य के विरुद्ध आत्मरक्षा की शक्ति प्रदान करेगी। क्लोन साधना का सबसे कठिन और महत्वपूर्ण पहलू यह था कि इसके लिए आध्यात्मिक मूल वाला मृतदेह आवश्यक था। लेकिन जायन के पास पहले से उपयुक्त मृतदेह थी, टेढ़ा आत्मा, जो इतने समय पूर्व प्राप्त बिना आत्मा का शुद्धित मृतदेह था। ये तर्कसंगत है कि भट्टाचार्य की आत्मा निकालना, विशेषकर निम्न श्रेणी के भट्टाचार्य की जादुई तकनीक की प्रबलता से नाड़ियों को फाड़ देता है, जिससे आगे साधना असंभव हो जाती है। यही कारण था कि टेढ़ा आत्मा को आध्यात्मिक ऊर्जा कंपन वाला मृतदेह देखकर अनेक भट्टाचार्य आश्चर्यचकित होते थे।
यद्यपि नाड़ियां अक्षुण्ण रखकर भट्टाचार्य देह से आत्मा निकालने के मामले विद्यमान थे, वे 100 में एक बार के संयोग थे। दुर्भाग्य से ये बाह्य पुनर्जनन तकनीक आत्मा निकालने के बाद देह को अक्षुण्ण रखने और भट्टाचार्य को छठे स्तर या इससे नीचे के होने की मांग करती थी। ऐसा उपयुक्त मृतदेह दुर्लभ था। यद्यपि जायन को नहीं पता था कि ऐसी विचित्र आवश्यकताएं क्यों हैं, लेकिन उन्होंने अनुमान लगाया कि शायद आध्यात्मिक चेतना के सूक्ष्म धागे को प्रत्यारोपित करने के बाद देह को नियंत्रित करने की आसानी से संबंधित था। जायन को ठीक से नहीं पता था कि युवराज जीतो और डॉक्टर मोहन ने टेढ़ा आत्मा कैसे बनाया, लेकिन टेढ़ा आत्मा निश्चित रूप से सभी आवश्यकताओं को संतुष्ट करता था, जिससे क्लोन शुद्धिकरण के लिए असाधारण उम्मीदवार बन जाता था। यूए सम्राट ने शायद अज्ञात संख्या में निम्न श्रेणी भट्टाचार्यों की मृत्यु के बाद ही उपयुक्त मृतदेह प्राप्त की होगी। जायन भूमि पर पद्मासन बांधकर लंबे समय तक चिंतन करते रहे, फिर मृतदेह शुद्धिकरण से पूर्व महान विकास तकनीक को द्वितीय स्तर तक साधना करने का निर्णय लिया। इससे क्लोन नष्ट होने पर भी क्षति न्यून होगी। महान विकास तकनीक के आध्यात्मिक चेतना को सशक्त बनाने के चमत्कारपूर्ण प्रभावों की उन्हें गहन समझ थी। महान विकास तकनीक साधना से पूर्व उन्हें पहले आधार स्थापना साधना पुनः प्राप्त करनी होगी। बाह्य पुनर्जनन तकनीक साधना के लिए उन्हें उत्तर आधार स्थापना तक साधना करनी होगी। क्लोन शुद्धिकरण प्रयास के बाद सफलता असफलता की परवाह न करते हुए जायन को त्रिसार परिवर्तन साधना में खोजबीन करनी होगी। आखिरकार ये साधना कला और नीलसार तलवार कला कोर गठन अवस्था की महान पथ पर महत्वपूर्ण चरण होंगी। भविष्य की साधना की मानसिक योजना बनाकर जायन अपनी अमर गुफा के एक गुप्त कक्ष में प्रवेश कर औषधि गोलियों की सहायता से ऊर्जा शुद्धिकरण प्रारंभ किया। अभी वे केवल पीक ड्रैगन गोली और स्वर्ण मज्जा गोली ले रहे थे, 2 निम्न श्रेणी औषधि गोलियां। वर्तमान अवस्था में आधार स्थापना गोलियां लेना उनके शरीर के लिए अत्यधिक उग्र होगा। 7वें ऊर्जा संचय स्तर पर पहुंचने के बाद उन्हें लेना अधिक उचित होगा। आधार स्थापना के लिए कोई बाधा न होने से जायन को लगता था कि वे अपेक्षाकृत शीघ्र अपनी साधना पुनः प्राप्त कर लेंगे। समय दिन प्रतिदिन बीतता गया। आध्यात्मिक जड़ी बूटियों को परिपक्व करने आवश्यक पीक ड्रैगन गोलियां और स्वर्ण मज्जा गोलियां शुद्ध करने के अलावा जायन निरंतर कठोर साधना में ऊर्जा शुद्धिकरण करते रहे। साथ ही उन्होंने आत्मा नियंत्रण संप्रदाय भट्टाचार्य की कीट प्रजनन अंतर्दृष्टि के अनुसार सफ़ेद मकड़ियों और अन्य चमत्कारपूर्ण कीटों का आवधिक प्रशिक्षण भी किया। इसे उनकी साधना के दौरान एकमात्र आनंद माना जा सकता था। जायन ने अनुमान लगाया कि ऊर्जा संचय के 9वें स्तर में प्रवेश करने में लगभग 1 वर्ष लगेगा, जो उनकी मूल गति की तुलना में वायु की भांति तीव्र थी। किंतु जायन इस गति से कुछ असंतुष्ट थे। 9वें स्तर पर पहुंचने के बाद उन्होंने संकल्प लिया कि वे क्रमशः 3 आधार स्थापना गोलियां ग्रहण करेंगे। इसकी अत्यंत प्रबल औषधीय शक्ति का उपयोग करके जायन ने केवल 1 और वर्ष में आधार स्थापना में प्रवेश कर लिया। अब वे जन्मजात सत्याग्नि का उपयोग कर सके। जायन ने तुरंत निम्न श्रेणी औषधि गोलियां ग्रहण करना बंद कर दिया और आधार स्थापना भट्टाचार्य के लिए अधिक उपयुक्त औषधि गोलियां शुद्ध करना प्रारंभ किया। जायन के अनुमान के अनुसार ऊर्जा शुद्धि चूर्ण का उन पर कोई प्रभाव न होगा, क्योंकि उन्होंने पूर्व में उसकी अत्यधिक मात्रा ग्रहण की थी। अन्य 3 गोली विधियों से वे निस्संदेह उत्तर आधार स्थापना तक प्रगति कर सकेंगे। लेकिन अपनी मूल योजना के अनुसार जायन तुरंत साधना गहरा करने वाले न थे। इसके बजाय वे औषधियां संचित करेंगे और क्लोन शुद्धिकरण की तैयारी में महान विकास तकनीक साधेंगे। पूर्व में जायन को महान विकास तकनीक को प्रथम स्तर तक साधने में आधा वर्ष लगा था और उसके असाधारण लाभ प्राप्त हुए थे। यद्यपि तत्व जादुई तकनीकों के लिए उनकी योग्यता निकृष्ट होने से जायन उदास थे, लेकिन महान विकास तकनीक के लिए उनकी प्रतिभा उल्लेखनीय थी। अतः महान विकास तकनीक के द्वितीय स्तर तक साधने में जायन को पूर्ण विश्वास था। अधूरी महान विकास तकनीक संग्रह के अनुसार उनकी आध्यात्मिक चेतना कई गुना सशक्त हो जाएगी और वे अपनी चेतना को 100 से अधिक सूक्ष्म धागों में विभाजित कर सकेंगे। कठपुतली तकनीक के साथ संयोजित होने पर महान विकास तकनीक की भयानक क्षमता पूर्ण रूप से प्रकट होगी। यद्यपि वे जानते थे कि द्वितीय स्तर प्रथम से कठिन होगा, लेकिन इससे कहीं अधिक समय लगा जितना जायन ने अपेक्षित किया था। उन्होंने प्रारंभ में विश्वास किया था कि महान विकास तकनीक के द्वितीय स्तर तक 3 वर्ष लगेंगे, लेकिन जायन को पता चला कि 6 वर्ष की कठोर साधना से ही वे न्यूनतम द्वितीय स्तर तक पहुंच पाए। यह अपेक्षित समय का 2 गुना था, जिससे जायन अत्यंत लाचार महसूस कर रहे थे। जब जायन को तकनीक की बलपूर्वक साधना के दौरान सिर फटने वाली यातना की स्मृति आई तो उनका मुख पीला पड़ गया और उन्हें भयानक भय हुआ। महान विकास तकनीक साधना के तृतीय वर्ष में अमर अभिलेख मंडप के मध्यम आयु भट्टाचार्य के शिष्य ने आदेश पर लघु विस्तार द्वीप पर जायन को चुनौती दी। परिणामस्वरूप वह जायन की संरचनाओं में पूर्ण 3 दिनों तक फंसा रहा, जब तक जायन को उसके बारे में संयोग से पता चला और उन्होंने उसे मुक्त किया। महान विकास तकनीक की साधना की कठिनाई के कारण जायन इस मामले को पुनर्तः भूल चुके थे। अज्ञात ऊर्जा संयम तकनीक का उपयोग करके अपनी वास्तविक साधना छिपाने पर जायन ने न्यूनतम अंतर से विजय प्राप्त की।
संरचनाओं में कई दिनों तक फंसे व्याकुल व्यक्ति को लगा कि जायन की थोड़ी श्रेष्ठ जादुई उपकरणों के कारण ही जीत हुई, इसलिए वह रोषपूर्वक लौट गया। 3 वर्ष बाद जायन अंततः महान विकास तकनीक के द्वितीय स्तर तक साधना कर चुके थे और अब बाह्य पुनर्जनन तकनीक साधने की तैयारी कर रहे थे। सबसे पहले उन्होंने कई दिनों तक पूर्ण विश्राम किया। उनकी आत्मा चरम अवस्था में होने पर उन्होंने टेढ़ा आत्मा को गुप्त साधना कक्ष में बुलाया और अपने सामने पद्मासन बिठाया। जायन ने हाथ हिलाया, कक्ष का पाषाण द्वार बंद किया और टेढ़ा आत्मा को गहन ध्यान से लंबे मौन में निहारने लगे। टेढ़ा आत्मा के कुरूप किंतु परिचित मुख को देखते ही जायन के हृदय में भावनाओं का सैलाब उमड़ पड़ा। उन्हें लंबे समय से भूली हुई घटनाएं स्मरण हो आईं, सप्त रहस्य संप्रदाय, इंद्रधनुष पर्वत और एक परिचित आकृति। लेकिन टेढ़ा आत्मा की शीतल आत्माहीन दृष्टि देखकर जायन ने सनसना लिया। संकोच न करते हुए उन्होंने हाथों से पवनचक् की आकार का मंत्र मुद्रा बनाया और उनके शरीर से हल्का हरा प्रकाश निकला, जिसने समस्त कक्ष को गाढ़ा हरा रंग दे दिया। थोड़ी देर बाद हरे प्रकाश में जायन का मुख थोड़ा विकृत हो गया और माथे पर बारीक पसीने की बूंदें उभरीं। फिर उनकी आंखों से अंधेरे करने वाली सफ़ेद आभा निकली, जिसे देखना असंभव था। हाँ, जायन ने अचानक गर्जना की और हाथों से विचित्र मंत्र मुद्रा बनाए। शरीर स्थिर रहते हुए उन्होंने अंगूठे के आकार का हरा प्रकाश गोला निकाला। वह तुरंत टेढ़ा आत्मा की नासिका में प्रवेश कर उसके समस्त शरीर में घुस गया। इस क्षण जायन का मुख मृत्यु के समान पीला था और विशाल पसीने की बूंदें चेहरे से टपक रही थीं, लेकिन आंखों से निकलने वाली अंधी आभा और तेज हो गई। फिर उनकी आंखों से 2 बारीक सफ़ेद प्रकाश धाराएं निकलकर टेढ़ा आत्मा की आंखों में प्रविष्ट हुईं। जायन और टेढ़ा आत्मा के शरीर एक साथ कांप उठे। गुप्त साधना कक्ष का पाषाण द्वार पूर्ण 1 मास बंद रहा। अगले मास के मध्य में गुप्त कक्ष का पाषाण द्वार धीरे धीरे खुला, जिसमें क्षीण किंतु अत्यंत उत्साहित जायन प्रकट हुए। क्लोन शुद्धिकरण कटु और कष्टपूर्ण संघर्ष था, लेकिन अंततः सफल रहा। यद्यपि ठीक परिणाम का ज्ञान न था, लेकिन कम से कम असफलता न हुई और कोई साधना प्रतिक्रिया न हुई, जिससे जायन को बड़ी राहत मिली। लेकिन गुप्त कक्ष से बाहर आते ही जायन दूसरे कक्ष में प्रवेश कर बंद गुफा में चले गए। क्लोन शुद्धिकरण से उनकी मूल ऊर्जा गंभीर क्षतिग्रस्त हो गई थी। यदि तुरंत औषधि ग्रहण कर ऊर्जा शुद्धिकरण न किया तो ऊर्जा संचय अवस्था में पुनः गिरने का खतरा था। शुद्धित क्लोन टेढ़ा आत्मा गुप्त कक्ष में ही रहा। आध्यात्मिक चेतना का सूक्ष्म धागा अभी मृत देह को पूर्ण नियंत्रित न कर सका था और उसे तोड़ा जा रहा था। कुछ छोटे मासों बाद जायन ने मूल ऊर्जा की क्षति पुनः प्राप्त कर ली, लेकिन बंद गुफा से बाहर न निकलकर त्रिसार परिवर्तन साधना कला का अनुसंधान प्रारंभ किया। त्रिसार परिवर्तन साधना कला में स्पष्ट कहा गया था कि जब भट्टाचार्य उत्तर आधार स्थापना पर पहुंचे तो नीलसार तलवार कला के माध्यम से अपनी अधिकांश साधना बिखेर दें और प्रारंभिक आधार स्थापना से पुनः साधना करें। इससे सत्यसार को संपीडित कर ठोसता के अधिक निकट लाया जा सकेगा, कोर गठन अवस्था की बाधा को कमजोर करेगा। इस साधना कला के रचयिता विशेषज्ञ के अनुमान के अनुसार 3 चक्रों की पुनर्साधना के बाद स्वर्ण कोर गठन की 50% संभावना होगी। यद्यपि जायन ने अप्रत्याशित रूप से मध्य आधार स्थापना में साधना बिखेरी न कि उत्तर आधार स्थापना पर, लेकिन वे इससे निराश न हुए। जायन के लिए मध्य आधार स्थापना में साधना बिखेरने और उत्तर में बिखेरने का अंतर केवल सत्यसार संपीडन की थोड़ी सी मात्रा था। सत्यसार संपीडन और ठोसता के मुख्य विचार के केंद्र में रहते हुए उत्तर आधार स्थापना से 2 बार और बिखेरने में कोई बड़ी समस्या न होगी। कुछ मासों की एकाग्र अध्ययन से त्रिसार परिवर्तन साधना कला की पूर्ण समझ प्राप्त कर उन्होंने बड़ी मात्रा में औषधि गोलियों के साथ गुप्त कक्ष में प्रवेश किया। उन्होंने दृढ़ संकल्प लिया कि साधना कला के प्रथम परिवर्तन और नीलसार तलवार कला के 6ठे स्तर तक पहुंचने तक अमर गुफा से बाहर न निकलेंगे। जायन की आध्यात्मिक चेतना से पुनर्तः संयुक्त टेढ़ा आत्मा के लिए उन्होंने थकान न करते हुए आधार स्थापना पूर्व औषधि गोलियां तैयार की। चूंकि टेढ़ा आत्मा के पास 3 तत्व आध्यात्मिक मूल थे, इसलिए 4 तत्व मिथ्या आध्यात्मिक मूल वाले जायन से उसकी योग्यता श्रेष्ठ थी। औषधि गोलियों की सहायता से टेढ़ा आत्मा की साधना गति पागलपन की सीमा पर थी, जो जायन की पुनर्साधना गति से कम न थी। जायन के अनुमान के अनुसार उसे आधार स्थापना में पहुंचने में केवल 2 वर्ष लगेंगे। इसके अलावा जायन ने धूसर प्रकाश वाली जादुई पट्टी से दैवीय रक्त प्रकाश राक्षसी कला चुनी, जिसे टेढ़ा आत्मा आधार स्थापना के बाद साधना करेगा। आखिरकार जायन ने स्वयं युए सम्राट से इस राक्षसी कला की शक्ति देखी थी। इस कला के कोर गठन भट्टाचार्यों के लिए निरंतरता न होने का तथ्य जायन को बाधित न करता था। चूंकि टेढ़ा आत्मा के राक्षस कोर गठन के बाद हमेशा प्रारंभिक कोर गठन पर अटक जाएगा, कला का निरंतर होना या न होना कोई अंतर न डालेगा। जायन की साधना सत्र वास्तव में अत्यंत लंबा चला। ये सामान्य कहावत के समान था, साधना में समय का भान नहीं। एक पल में ही 20 वर्ष से अधिक व्यतीत हो गए। इस विशाल समयावधि में जायन ने अमर गुफा से एक कदम भी बाहर न रखा, न ही द्वीप के निवासियों के समक्ष प्रकट हुए।
लघु विस्तार द्वीप पर जायन के आगमन के बाद से उसके सैकड़ों निवासियों को लगा कि उन्होंने लगभग कोई प्रभाव ही न डाला। मछली पकड़नी हो तो पकड़ते, खेती करनी हो तो करते। निस्संदेह निवासियों को ये जानकर असुविधा हुई कि उनके दो पहाड़ सदा घने सफ़ेद कोहरे से आच्छादित हो गए। लेकिन इतने लंबे समय के बाद गांव वाले दृश्य के आदी हो गए और उसकी ओर ध्यान न देते। किंतु गांव प्रमुख बार बार गांव के शरारती बच्चों को चेतावनी देता कि किसी भी परिस्थिति में पहाड़ के निकट कोहरे के पास न जाएं। चूंकि कोहरे में प्रवेश करने वाला गायब हो जाता और बाहर न आ पाता। केवल कई दिनों की फंसाव और अमर जायन के कई बार चिल्लाने पर ही बाहर का मार्ग मिलता। चूंकि यह घटना कई बार घटी, गांव वालों को समझ आ गया कि अमर जायन को दूसरों द्वारा परेशान करना पसंद न था। लकड़ी काटना और फल तोड़ना छोड़कर लघु विस्तार पर्वतों के निकट कोई अन्य कार्य न होता। रक्षात्मक संरचना के वार्षिक आध्यात्मिक पत्थर व्यय के लिए गांव प्रमुख को पहाड़ की ओर कुछ बार जोर से चिल्लाना होता तो थाली पर वार्षिक आध्यात्मिक पत्थर सफ़ेद कोहरे से उड़कर आ जाते। आध्यात्मिक पत्थर लेने वाले कभी खाली हाथ न लौटे। बेशक मूल गांव प्रमुख इन 20 वर्षों में चल बसा था। वर्तमान गांव प्रमुख वह काला चमड़ी वाला मछुआरा हीरगुन था जिसे जायन ने द्वीप पर प्रथम आगमन के समय देखा था। किंतु वह अभी भी ठीक उसी भांति आध्यात्मिक पत्थर लाता। इस प्रकार द्वीप के निवासी अमर जायन के प्रति विशेष रूप से वफादार न थे, लेकिन उनकी अच्छी छवि रखते थे। तारा द्वीप का बंदरगाह पूर्व की भांति उत्साहपूर्ण और जीवंत था, जहां विविध आकार के असंख्य जहाज समुद्र की ओर प्रस्थित हो रहे थे या भूमि पर लंगर डाल रहे थे, और आकाश से कभी कभी विविध रंगों की चमकदार प्रकाशपुंज झलक उठते थे जो उड़ान भरते भट्टाचार्यों को प्रकट कर देते थे, जबकि भूमि पर साधारण मनुष्य इसे अस्वाभाविक न मानते थे क्योंकि वे ऐसे दृश्यों के अभ्यस्त हो चुके थे। लेकिन आज एक सफ़ेद प्रकाश धारा बिजली की चाल से द्वीप में घुस आए, बंदरगाह पर थोड़ी देर ठहरकर सीधे द्वीप की गहराइयों की ओर उड़ चली। यदि कोई सफ़ेद प्रकाश के निकट होता तो उसे भेद कर देखने पर दो व्यक्तियों के हल्के सिलहुर दिखाई देते। त्रिसार परिवर्तन तकनीक के प्रथम चक्र को पूर्ण करने से आधार स्थापना के शिखर पर जादुई शक्ति संपन्न जायन और साधना के दौरान विशाल औषधि गोलियों के सेवन से साधना में जायन के बराबर टेढ़ा आत्मा। 20 वर्षों से अधिक समय तक सत्यसार को संपीड़ित करने से जायन की साधना समकक्ष स्तर के अन्य भट्टाचार्यों से कहीं अधिक शुद्ध और गहन हो चुकी थी, और टेढ़ा आत्मा के बारे में जानकर जायन अत्यंत प्रसन्न थे कि उसकी साधना लगभग उनकी अपनी साधना तक पहुंच चुकी थी। यदि टेढ़ा आत्मा को राक्षस कोर गठन के लिए कुछ विशेष द्वितीयक सामग्रियों की आवश्यकता न पड़ी होती और जायन को स्वयं कोर गठन प्रयास से पूर्व विशेष तैयारी न करनी पड़ती, तो वे कभी लघु विस्तार द्वीप की अमर गुफा से बाहर न निकलते। इस यात्रा का उद्देश्य गुप्ता स्वामी के आध्यात्मिक पत्थरों के वचन को एकत्र करना और पूर्व में उल्लिखित कार्य निपटाना था। उसके बाद जायन सीधे लघु विस्तार द्वीप लौटने वाले थे, क्योंकि साधना के निर्णायक मोड़ पर वे किसी भी प्रकार के विक्षेप को सहन न कर सकते थे। इस मन में रखकर जायन और टेढ़ा आत्मा द्वीप की आंतरिक गहराइयों में दृढ़ तारा नगर की ओर उड़े। चूंकि उनके पास अभी पर्याप्त आध्यात्मिक पत्थर बाकी थे, इसलिए गुप्ता भवन की ओर शीघ्र दौड़ने की कोई आवश्यकता न थी, बल्कि वे पहले कुछ आवश्यक वस्तुएं खरीदेंगे और वापसी के मार्ग में वहां भ्रमण करेंगे। कई घंटों के बाद जायन को एक विशाल नगर की ऊंची ऊंची दीवारें धुंधली दिखाई दी, और यद्यपि वे पूर्व में दृढ़ तारा नगर न आए थे, लेकिन नक्शे के चिन्हों तथा नगर की भव्य और भयावह आभा से किसी संदेह की कोई गुंजाइश ही न बची थी। जायन ने अचानक दिव्य वायु नौक पर पैर धमाके से पटका उतरने की इच्छा से, लेकिन उन्हें आश्चर्यजनक रूप से एक स्पष्टता स्थापित प्रतिबंध का सामना करना पड़ा। यह नगर वास्तव में दृढ़ तारा द्वीप का सर्वश्रेष्ठ नगर था, क्योंकि इसका विशालकाय आकाश प्रतिबंध इतने विस्तृत क्षेत्र को समेट सकता था। सच तो ये था कि जायन की शिखर आधार स्थापना साधना से वे प्रतिबंधों को सहजता से भेद कर आगे बढ़ सकते थे, जिसमें अधिकतम थोड़ी जादुई शक्ति का व्यय होता, लेकिन ध्यानाकर्षण से बचने की इच्छा से उन्होंने दिव्य वायु नौक के अगले सिरे पर पैर रखा, जिससे वह धीरे धीरे नीचे उतरी। जायन और टेढ़ा आत्मा ने शांतचित होकर दिव्य वायु नौक से अवतरण किया, नौक को भंडारण थैली में समेटा, दूर से विशाल नगर को निहारा और अनियंत्रित मुस्कान के साथ धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ चले। दृढ़ तारा नगर पूर्व पाषाण नगर से न्यूनतम 4 गुना विशाल था। दृढ़ तारा नगर की किसी गली में पैदल जाते हुए जायन ने पाया कि सड़कें इतनी चौड़ी थीं कि कई गाड़ियां कतारबद्ध चल सकें, जिससे वे उनके आकार से कुछ प्रभावित हुए। शीघ्र ही जायन ने एक साधारण मनुष्य से आकाश राजधानी बाजार का स्थान पूछा और दोनों बिना विलंब के नगर के उत्तरी भाग की ओर अग्रसर हो गए। ये है वर्णित आकाश राजधानी बाजार। जायन ने सामने के दृश्य को आश्चर्यचकित होकर देखा। उन्होंने एक विशाल धुंधला अवरोध देखा जो दृढ़ तारा नगर के पूरे उत्तरी खंड को ढके हुए था, जिसमें कम से कम 100 से अधिक गलियां थीं जो उनकी एकाकी गली की मानसिक छवि से पूर्णतः विपरीत थीं। लेकिन सबसे बड़ा आश्चर्य यह था कि उत्तरी जिले के केंद्र में 100 मीटर ऊंचाई पर एक विशाल मंडप आकाश में तैर रहा था, जो मोहक नीलाभ हरित रंग का था, हल्की चमक बिखेर रहा था, मानो विशालकाय जड़ों का टुकड़ा हो। वह अत्यंत दृष्टि आकर्षक था। जायन ने मंडप से परावर्तित सूर्य प्रकाश की चमकदार किरणों को हतबुद्ध होकर निहारा, और यद्यपि उन्हें इस मंडप के उद्भव या तैरने का कारण न पता था, लेकिन वास्तव में यह अत्यंत दुर्लभ दृश्य लगा।
इस पल जायन का भावबोध परिवर्तित हो गया। उन्होंने तुरंत आध्यात्मिक ऊर्जा संयमित कर ऊर्जा संचय के 8वें स्तर का बाह्य रूप धारण किया। शीघ्र ही पीछे से पद संचार की ध्वनि सुनाई दी। उसके बाद एक सुखद स्त्रीकंठी स्वर गूंजा, क्या वरिष्ठ महोदय और धाई मित्र का आकाश राजधानी बाजार में ये प्रथम प्रवेश है। स्वप्न मेघ मंडप को प्रथम बार देखने वाले भट्टाचार्य प्रायः लंबे काल तक अवाक रह जाते हैं। स्त्री का कंठस्वर कंजनी की चहचहाट सा मनोरम था। जायन पलटे तो 1.5 दर्जन कदम दूर 3 पुरुष भट्टाचार्य और 2 स्त्री भट्टाचार्य खड़े दिखे। दोनों स्त्रियां अत्यंत आकर्षक, सुंदर और साहसिक परिधान धारण किए थीं। उनके संकीर्ण वस्त्र न केवल श्वेत भुजाओं और निर्दोष जांघों को उजागर कर रहे थे, बल्कि नंगे चरण भी प्रकट कर रहे थे, जो बिना जूतों मोजों के मोहक लग रहे थे। सबसे अधिक आकर्षक तो उनके मस्तक और कलाई पर जड़े चमकदार स्वर्ण पट्टे थे, जो उन्हें और उत्तेजना प्रदान कर रहे थे। तीनों पुरुषों का रूप साधारण था, जिसमें एक का मुख मोतियों से भरा कुरूप था। ये पांचों ऊर्जा संचय के 10वें स्तर भट्टाचार्य थे, जो प्रकाश अवरोध में प्रवेश करने ही वाले थे। इन विश्वविख्यात सुंदरियों को कुछ और निहार कर जायन ने भ्रमित होकर पूछा, भाई मित्र, आप लोग कौन हैं? मैं यामिनी ली हूँ और यह मेरी सखी युवराज अयान है। हम निकट द्वीप की स्वतंत्र भट्टाचार्य हैं। सुना कि आज यहाँ अन्य द्वीपों की दुर्लभ सामग्रियां बिक्री हेतु हैं। ये 3 हमारे रास्ते में मिले धाई मित्र हैं। हम सब मिलकर दर्शन करने आए। बोलने वाली कोमल गोलमुखी युवती थी, जो जिज्ञासापूर्ण नेत्रों से जायन और टेढ़ा आत्मा को निहार कर मुस्कुराई। उसके स्वर से स्पष्ट था कि प्रश्न वही कर रही थी। पास वाली युवराज अयान युवावस्था की चमत्कारिक सुंदरी थी, जिसकी त्वचा हिम से भी कोमल शुद्ध प्रतीत होती थी। तन से चिपके वस्त्र उसके सुंदर संपन्न अंगों को उजागर कर पुरुषों को अनायास निगलने पर विवश कर देते। वह साक्षात देशनाशक रूप सी थी। किंतु ये स्त्री जायन की ओर न देखकर अपनी चमकदार नेत्रों से टेढ़ा आत्मा पर आश्चर्यपूर्ण दृष्टि लगाए कोमल मुख पर। ये देख जायन ने अंतर्मन में भौहें चढ़ाईं। जायन ने ऊर्जा संचय तकनीक से अपनी सच्ची साधना छिपाई थी, लेकिन टेढ़ा आत्मा की उत्तर आधार स्थापना साधना खुली हुई थी। जायन के अनुसार उत्तर आधार स्थापना वरिष्ठ का साथ अधिकांश कष्टों से बचाएगा और अन्य भट्टाचार्यों को दुष्प्रयास से रोकेगा। निस्संदेह टेढ़ा आत्मा जैसी प्रबल शक्ति वाला विशेषज्ञ थोड़ा अति आकर्षक था। इस सोच से जायन ने संयमित स्वर में कहा, भाई मित्रों को हास्यजनक दृश्य दिखा दिया। मैं जायन हूँ और यह मेरे गुरु चाचा टेढ़ा आत्मा हैं। आकाश राजधानी बाजार में हमारा पहला आगमन है। यामिनी ली ने आकर्षक हास्य के साथ उत्तर दिया, जैसा मैंने कहा था न। वरिष्ठ टेढ़ा आत्मा और धाई जायन का स्वप्न मेघ मंडप प्रथम दर्शन ही तो था, वरना स्थिर क्यों खड़े रहते। साथ चलें, बड़ी दीदी और मैं बाजार की दुकानों का परिचय करा देंगी। हम दृढ़ तारा द्वीप की मूल निवासी तो नहीं, लेकिन बाजार कई बार घूम चुके हैं, हथेली भर जानते हैं। युवराज अयान ने उत्साहपूर्ण दृष्टि और अस्वीकार न कराने वाली मुस्कान से कहा, हाँ जी। यदि वरिष्ठ टेढ़ा आत्मा को असुविधा न हो तो हम दोनों दीदियां मार्गदर्शिका बन जाएं, ताकि खरीदी वस्तुएं शीघ्र मिल जाएं। ये सुन उनके साथ के 3 पुरुष भट्टाचार्यों के भाव विकृत हो गए, लेकिन आधार स्थापना वरिष्ठ टेढ़ा आत्मा के सम्मुख मौन रोष ही कर सके। जायन आश्चर्यचकित हो गए। प्रथम बार ऐसी सुंदरियां स्वयं साथ चलने को उत्सुक मिली, लेकिन दोनों का मुख्य आकर्षण गहन साधना वाले वरिष्ठ टेढ़ा आत्मा ही था। जायन केवल संयोगिक था। दोनों के मन की बात भले न पता हो, लेकिन ऐसी उत्तेजना वाली स्त्रियों के साथ चलना जायन का इरादा न था। इसलिए जायन ने मौन टेढ़ा आत्मा को कर्कश स्वर में बोलवाया, अनावश्यक बड़ी भीड़ का संग पसंद नहीं। भांजा जायन, चलो आगे बढ़ें। टेढ़ा आत्मा ने क्षमापूर्ण जायन को पकड़ प्रकाश अवरोध की ओर लंबे डग भरे बिना स्त्रियों से वार्तालाप की कोई अभिलाषा दिखाए। टेढ़ा आत्मा की कठोरता से दोनों स्त्रियां अवाक रह गईं। निराशा साफ झलक रही थी, जबकि 3 पुरुषों का उत्साह जागा, मन में आनंद उमड़ा। भूल जाओ बहनों, वरिष्ठ टेढ़ा का स्वभाव विचित्र है। हम भी अंदर चलें। मोतियादार पुरुष ने स्त्रियों को लाड़ करने को कहा। दोनों सुंदरियां परस्पर देख जबरिया हंसकर हल्के पगों से प्रकाश अवरोध में समा गईं। तब तक जायन टेढ़ा आत्मा बाजार गलियों में अदृश्य हो चुके थे। स्त्रियों ने देख लाचार भाव बनाया और रेई दुकान में घुस गईं। जैसे ही दोनों स्त्रियां दुकान में प्रवेश कर रही थीं, उनके पीछे पीछे 3 पुरुष भट्टाचार्य जो उनसे अलग न होना चाहते थे, वैसे ही एक भवन के पीछे से जायन और टेढ़ा आत्मा प्रकट हो गए। दोनों स्त्रियों को दुकान में जाते देख जायन के मुख पर चिंतनपूर्ण भाव आ गया। कुछ क्षण देखने के बाद उन्होंने टेढ़ा आत्मा को साथ लेकर दूसरी गली में प्रवेश किया। प्रथम दृष्टि में यहाँ की दुकानें बाहरी साधारण दुकानों से भिन्न न प्रतीत होती थीं, क्योंकि सड़क के दोनों ओर समान वर्गाकार दुकानें कतारबद्ध थीं, जिनके सामने वो विविध वस्तुएं, चेंजी जादुई उपकरण, पंचतत्व जादुई उपकरण दुकान, होयान कच्ची सामग्री जैसे साइनबोर्ड और ध्वज लहरा रहे थे। जायन इन दुकानों में प्रवेश न कर सड़क से होते हुए आकाश राजधानी बाजार के केंद्र की ओर बढ़े। जायन के अनुभव के अनुसार शक्तिशाली दुकानें सर्वोत्तम स्थान पर स्थित होती हैं, जो स्वप्न मेघ मंडप के नीचे था, और निकट पहुंचते ही आकाश के मंडप को निहारकर उनके कदम तीव्र हो गए। इस समय बाजार की गलियों में अनेक भट्टाचार्य विचरण कर रहे थे, जो कभी कभी दुकानों में प्रवेश कर रहे थे।
लगभग 1 किलोमीटर पैदल चलने पर जायन को सही स्थान मिल गया, क्योंकि आधा एकड़ फैले विशाल चौराहे को देख उनकी आंखें ज्ञान के प्रकाश से चमक उठीं। चौराहे का फर्श बारीक श्वेत जड़ों पट्टियों से भरा था जो परिष्कृत सौंदर्य का दृश्य प्रस्तुत कर रहा था। केंद्र पूर्णतः खाली था, सिवाय ऊपर तैरते स्वप्न मेघ मंडप के, जो बंद द्वारों के साथ किसी अतिथि को आमंत्रित करने का कोई संकेत न दे रहा था। चौराहे के चारों ओर 6 छोटे अनूठे शैली वाले राजमहल मंडप ऊंचे खड़े थे, जो केंद्र से समान दूरी पर थे और एक दूसरे का विरोधाभासी रूप धारण किए प्रतीत हो रहे थे। कोई अन्य दुकान इन 6 दुकानों के मध्य स्थान ग्रहण करने का साहस न कर रही थी। मंडप को फिर निहार कर जायन ने दृष्टि भूमि के 6 राजमहल मंडपों पर केंद्रित की। पर्वत समुद्र मंडप, श्वेत जल मंडप, जड़ों पट्टी मंडप। जायन ने इन 6 दुकानों के नाम बुदबुदाए, जबकि आसपास प्रवेश निकास करते भट्टाचार्यों को निहारते हुए उन्होंने उच्चतम स्तर के ग्राहकों वाली दुकान चुनने का विचार किया। लेकिन क्षण भर बाद जायन ने भौहें सिकोड़ ली और मन ही मन कोसे, क्योंकि इन दुकानों के ग्राहक लगभग समान स्तर के थे। 6 राजमहल मंडपों का भ्रमण करने पर उन्हें अनिच्छा और उत्साह दोनों महसूस हुआ। उदास होकर जायन ने 6 दुकानों को पुनः ध्यान से जांचा और इस बार विचित्रता पकड़ी। प्रत्येक दुकान के बाहर लहराते ध्वजों पर कसीदे प्रतीक किसी गहन विशेष अर्थ को धारण किए प्रतीत हो रहे थे। पर्वत समुद्र मंडप का ध्वज नीले पौराणिक प्राणी से कसा था, श्वेत जल मंडप पर छोटी स्वर्ण तलवार, जड़ों पट्टी मंडप पर हरा मशरूम। ये देख जायन को अपनी भूल का बोध हुआ। विचार करने के बाद उन्होंने निकटतम श्वेत जल मंडप में प्रवेश कर अपनी सोच की पुष्टि करने का निर्णय लिया। टेढ़ा आत्मा मौन अनुसरण करता रहा। श्वेत जल मंडप के राजमहल कक्ष में प्रवेश करने पर आंतरिक भाग लगभग 100 मीटर विस्तृत मिला, जिसमें सफ़ेद जड़ों उत्कीर्ण शेल्फों की पंक्तियां लगभग 100 चमकदार विविध रंगों के जादुई उपकरण प्रदर्शित कर रही थीं। लेकिन त्वरित दृष्टि से जायन ने पाया कि ये सर्वोत्तम उच्च श्रेणी जादुई उपकरण ही थे जो उनके योग्य न थे। शेल्फों के सामने नीले वस्त्रों में 5 तीक्ष्ण सेवक खड़े थे, जो 8 भट्टाचार्यों को जादुई उपकरण चुनने में सहायता दे रहे थे। लेकिन जायन और टेढ़ा आत्मा के प्रवेश होते ही एक तीक्ष्ण नेत्री सेवक को टेढ़ा आत्मा आधार स्थापना भट्टाचार्य दिखा। यद्यपि टेढ़ा आत्मा की साधना गहराई का ठीक अनुमान न लगा सका, लेकिन चमकदार नेत्रों से शीघ्र आगे आया। टेढ़ा आत्मा को औपचारिक प्रणाम कर वह चतुराई से बोला, वरिष्ठ, कौन से जादुई उपकरण खरीदना चाहते हैं? साधारण उपकरण निश्चय आपके अयोग्य हैं। क्या वरिष्ठ मेरे साथ पार्श्व कक्ष में चलें? दुकानदार ने कुछ नए उत्तम श्रेणी उपकरण प्राप्त किए हैं, देखें। ऐसे कुशल शब्द सुन जायन ने मन ही मन मुस्कुराते हुए टेढ़ा आत्मा से बोलवाया, मार्ग दिखाओ छोटे भाई, अभी देखते हैं। टेढ़ा आत्मा के अभिमानी स्वर से सेवक और प्रसन्न हुआ। मुस्कुराते हुए उन्हें मुख्य कक्ष से इत्र पार्श्व कक्ष में ले गया और दुकानदार बुलाने विदा हुआ। वह जाते ही एक कोमल नौकरानी आए और दोनों को विचित्र सुगंधित चाय परोस मौन होकर चली गई। विनम्रता से जायन ने चाय का प्याला उठाकर चखा, लेकिन थोड़ी देर बाद लंबी मूंछ दाढ़ी वाला विचित्र मध्यम आयु पुरुष आ गया। मुस्कुराता हुआ प्रवेश किया, लेकिन टेढ़ा आत्मा की साधना गहराई जानकर आश्चर्य से भर गया और शीघ्र प्रणाम कर बोला, सचमुच अपेक्षा न थी कि धाई साथी मिथ्याकोर अवस्था तक पहुंच चुके हैं। बधाई, मैं दुकानदार चावला हूँ। धाईकोर गठन में सफलता की हार्दिक शुभकामनाएं। उसकी गंभीर आदरपूर्ण मुद्रा से जायन स्तब्ध रह गए। विचारों का भंवर उठा और समझ आया कि टेढ़ा आत्मा की निकट शिखर आधार स्थापना साधना को संबोधित कर रहा था। स्थिति अनुकूल कर टेढ़ा आत्मा से बोलवाया, धाई मजाक कर रहे? कोर गठन इतना सरल कहाँ? वास्तव में इसी हेतु तैयारी हेतु आया हूँ। आकाश राजधानी बाजार आकर भी आध्यात्मिक हिमजल और स्वर्गीय अग्नि रस की सामग्री न मिली। चावला धाई मार्गदर्शन करें। टेढ़ा आत्मा का विनम्र स्वर था, क्योंकि विचित्र मध्यम आयु पुरुष मध्य आधार स्थापना भट्टाचार्य था। दुकानदार चावला ने तुरंत उत्तर दिया, हाँ, कोई समस्या नहीं। हमारे संयुक्त महल परस्पर सम्मान और मर्यादा रखते हैं। जड़ों पट्टी मंडप के औंछाधाई से संपर्क करता हूँ, उनके पास हो तो तुरंत भेज दूंगा। बिना संकोच ध्वनि संचरण ताबीज निकाला और कुछ शब्द उच्चारण कर लाल प्रकाश धारा बना उड़ा दिया। फिर चावला ने सौहार्दपूर्ण ढंग से टेढ़ा आत्मा से वार्ता की, उसके उद्गम और संप्रदाय के बारे में सामान्य प्रश्न किए। लेकिन जायन नया मिले अजनबी को रहस्य कैसे प्रकट करते, इसलिए टेढ़ा आत्मा से स्पष्ट कहा कि वह नवागंतुक द्वीप भट्टाचार्य है। भांजा जायन से अप्रत्याशित भेंट होने पर दृढ़ तारा द्वीप पर ही ठहरने का निर्णय लिया। चावला की मुस्कान और चौड़ी हो गई। उसकी मित्रता सहन करने लायक न रही। जायन के मन में संदेह उमड़ रहे थे कि एक घुंघराली दाढ़ी वाला विशाल नीले वस्त्रधारी पुरुष लालिमान मुख और ऊंचे कद काठी के साथ कक्ष में आया। वह अत्यंत साहसी प्रतीत हो रहा था। चावला धाय, अचानक आध्यात्मिक हिमजल और स्वर्गीय अग्नि रस क्यों? कोई कोर गठन करने वाला है क्या? घुंघराली दाढ़ी वाला विशालकाय पुरुष सरल हास्य के साथ कक्ष में आया। जायन को क्षण निहार टेढ़ा आत्मा पर दृष्टि केंद्रित की। जायन ने अंतर्मन में भान से कुढ़ी। ये व्यक्ति उत्तर जानते हुए प्रश्न कर रहा था। रूप सरल साहसी न था, बल्कि गहन चालबाज था। जायन का हृदय कांपा और सतर्कता बढ़ी। निस्संदेह जायन और टेढ़ा आत्मा शांत थे, हल्की मुस्कान के साथ।
हाहा, औंछा धाई परिचय करा दून। ये धाई टेढ़ा आत्मा है जो अभी द्वीप पर आए। यह उनके भांजा जायन है, हमारे द्वीप के निवासी। धाई टेढ़ा आत्मा मिथ्या कोर अवस्था पर है, कोर गठन प्रयासरत। चावला ने मुस्कुराते हुए टेढ़ा आत्मा और जायन की ओर संकेत किया। हाहा, बधाई धाई, सफल हुए तो दृढ़ तारा समुद्र को एक और स्तंभ मिलेगा। घुंघराली दाढ़ी वाले औंछा धाई ने चौड़े हास्य के साथ सौहार्दपूर्ण कहा। अचानक कुछ स्मरण हुआ और सिर पीटते लज्जित होकर बोला, अरे मेरी खराब स्मृति। टेढ़ा आत्मा धाई को आध्यात्मिक हिमजल और स्वर्गीय अग्नि रस की तत्काल आवश्यकता भूल गया। चिंता न करें, 2 व्यक्तियों के कोर गठन हेतु पर्याप्त लाया हूं। औंछा धाई ने 2 पीले प्रकाश वाले जड़ों संदूक निकाले और जायन के समक्ष मेज पर रखे। इन आध्यात्मिक वस्तुओं वाले दोनों संदूक गहन समुद्र से प्राप्त पृथ्वी गुण जड़ों से तराशे हैं, जो स्वयं विचित्र खजाने हैं, लेकिन अंतर्वस्तु की कीमत से तुलना में तुच्छ हैं। घुंघराली पुरुष के शब्द उदासीन लगे, लेकिन गर्व झलक रहा था। तब हार्दिक धन्यवाद। टेढ़ा आत्मा ने शांतिपूर्वक कृतज्ञता जताए और सावधानी से संदूक खोले। एक संदूक में पारदर्शक शीतल रस था, जो खुलते ही चमत्कारपूर्ण शीतहीन ऊर्जा टेढ़ा आत्मा को स्पर्श कर गई। विपरीत दूसरे में अग्नि लाल रस था, जो प्रचंड उष्णता बिखेर रहा था। इन वस्तुओं का दीर्घ जांच करने के बाद संतुष्ट होकर टेढ़ा आत्मा ने ढक्कन बंद किए, सिर उठाकर शांत स्वर में पूछा, इन वस्तुओं के लिए धाई कितने आध्यात्मिक पत्थर चाहते हैं? यद्यपि आध्यात्मिक हिमजल और स्वर्गीय अग्नि रस सहस्राब्दी आध्यात्मिक जड़ी बूटियों जितने दुर्लभ न थे, लेकिन कोर गठन हेतु कठिनाई से प्राप्त आध्यात्मिक वस्तुएं थीं, इसलिए जायन इन्हें अवश्य प्राप्त करने के निश्चयी थे। घुंघराली दाढ़ी वाला विशालकाय पुरुष ने हाथ हिलाया और सामान्य स्वर में कहा, यद्यपि हमारे संयुक्त महल 4 तत्व व्यापारी संघ का भागना है, लेकिन छिद्रित तारा समुद्रों में हमारा सम्मान पर्याप्त है। ये 2 दुर्लभ वस्तुएं हमारे लिए तुच्छ हैं। कृपया संयुक्त महलों को धाई टेढ़ा आत्मा को आध्यात्मिक हिमजल और स्वर्गीय अग्नि रस भेंट करने की अनुमति दे, जो आपके कोर गठन की अग्रिम बधाई है। जायन उत्साहित न हुए, बल्कि अंतर्मन में भान सिकोड़ ली और टेढ़ा आत्मा को लेने से रोका। इतनी बहुमूल्य वस्तुएं भेंट कर दोगे? दुनिया में इतनी महान बात पर विश्वास न। चूंकि टेढ़ा आत्मा को वे मिथ्या कोर अवस्था कहते हैं, क्या अत्यधिक चापलूसी में छिपा कोई दुष्प्रयास है? इस सोच से जायन और सतर्क हो गए। टेढ़ा आत्मा ने सिर हिलाया और कठोर स्वर में कहा, ऐसा न हो सकेगा। बिना मूल्य के फल नहीं मिलता। इन 2 वस्तुओं का यथोचित मूल्य चुकाना होगा। मेरे पास आध्यात्मिक पत्थर हैं। या दोनों को कुछ कहने में लज्जा आ रही है, कहते हुए रहस्यमय मुस्कान दिखाए। टेढ़ा आत्मा की सतर्कता देख चावला और घुंघराली पुरुष आश्चर्य से परस्पर दृष्टि डालने को बाध्य हुए। दृष्टि मिलने पर चावला ने खांसा और बोला, हम मूर्ख बने। चूंकि धाई टेढ़ा आत्मा समझदार हैं, तो सरल कहता हूँ, हमारे संयुक्त महलों को आपकी सहायता चाहिए। ये 2 आध्यात्मिक वस्तुएं सौजन्य पूर्वाधार हैं। कार्य समाप्ति पर महल विशाल पुरस्कार देंगे। चावला सौम्य था, जबकि घुंघराली लज्जित प्रतीत हुआ। जायन ने अंतर्मन में व्यंग्य किया और टेढ़ा आत्मा से हल्की मुस्कान के साथ विनम्र स्वीकृति करवाई, दोनों से कुछ न छिपाऊंगा। वर्तमान में मैं पुनर्तः कोर गठन पर केंद्रित हूँ, अन्य कार्यों में रुचि नहीं। खेद है, किसी अन्य को खोजें। टेढ़ा आत्मा को कार्य सुनने में रुचि न थी, वार्ता रोक दी। चावला और घुंघराली पुरुष नाराज न हुए, बल्कि चिकने हास्य दिखाए। हाहा, चूंकि धाई टेढ़ा आत्मा का कोर गठन मन पर है, तो सहायता अवश्य करें। कार्य समाप्ति पर संयुक्त महल धूलिपत गोली भेंट करेंगे। कोर गठन में अत्यंत सहायक, जो सफलता की संभावना बढ़ाएगी। घुंघराली ने हंसते कहा, धूलिपत गोली? टेढ़ा आत्मा ने आश्चर्य से बुदबुदाया। चावला ने हास्य त्याग गंभीर होकर कहा, सही कहा। इस कार्य हेतु 6 मिथ्या कोर अवस्था भट्टाचार्य चाहिए और हमें एक और चाहिए। धाई का आगमन अत्यंत समयानुकूल है। सभी सहभागियों को धूलिपत गोली भुगतान मिलेगी। धूलिपत गोली छिद्रित तारा समुद्रों में विख्यात वस्तु थी, लेकिन द्वीप आगमन से बंद गुफा में रहने वाले जायन को इसकी महिमा का ज्ञान न था। बुदबुदाने के बाद टेढ़ा आत्मा ने गंभीरता से पूछा, निर्णय से पूर्व सहायता के कार्य का ठोस विवरण बताएं। बेशक, जटिल नहीं। हमारे महलों को 6ठी श्रेणी राक्षस प्राणी मिला है, जिसका राक्षस कोर चाहिए, इसलिए बाहरी सहायता आमंत्रित कर रहे हैं। चावला हंसा, इसे तुच्छ बताया। 6ठी श्रेणी राक्षस प्राणी? टेढ़ा आत्मा कड़वी मुस्कान दिखा। जायन को लगभग कोसने को जी चाहा। 4th श्रेणी प्रार्थना राक्षस ने प्राण हरने को तत्पर था, अब 6ठी श्रेणी? क्या इन भट्टाचार्यों को मृत्यु के मुख में धकेलना चाहते हैं? टेढ़ा आत्मा के संदिग्ध भाव देख घुंघराली ने शीघ्र स्पष्टीकरण दिया, चिंता न करें, महलों ने पूर्ण योजना बनाई है, जो खतरे को न्यूनतम करती है। 2 कोर गठन वृद्धों के अलावा प्रवाह तरंग संरचना स्थापित करेंगे। 6 मिथ्या कोर अवस्था भट्टाचार्य संरचना बनाए रखने को पर्याप्त हैं। प्रवाह तरंग संरचना? जायन को नाम परिचित लगा, मानो सिया रूहानी द्वारा दिए संरचना ज्ञान में सुना हो। जायन ने टेढ़ा आत्मा से निर्णय टालवाया, महत्वपूर्ण विषय होने से 2 दिन चिंतन चाहिए, तब उत्तर दूंगा। स्वीकार्य। टेढ़ा आत्मा के अस्पष्ट शब्दों से चावला स्तब्ध हुआ, लेकिन चौड़े हास्य से सहमत हो गया।
लेकिन विदा होते समय चावला और घुंघराली ने आध्यात्मिक हिमजल और स्वर्गीय अग्नि रस साथ ले जाने को कहा। विनम्र शब्दों में कहा कि अस्वीकृति पर भी कोई बाधा नहीं, ये केवल भेंट हैं। टेढ़ा आत्मा ने सहलाने वाले शब्दों पर हल्की मुस्कान की, लेकिन अस्वीकार न कर जड़ों संदूक ले लिए। कुछ विनम्र शब्दों के बाद जायन के साथ राजमहल मंडप से बाहर आ गए। श्वेत जल मंडप से बाहर निकलकर जायन ने पीछे मुड़कर मंडप देखा, हल्के से सिर हिलाया और चौराहे से बाहर निकले। ये 6 राजमहल मंडप एक समूह होने से जायन अन्य दुकानों में मूल्य तुड़ाने न गए। आखिरकार निःशुल्क प्राप्त वस्तुएं ले चुके थे, इसलिए उन्होंने आसपास की दुकानों से अन्य आवश्यक वस्तुएं खरीदने का सरल इरादा किया। कोर गठन हेतु आध्यात्मिक हिमजल और स्वर्गीय अग्नि रस के अलावा द्वितीय श्रेणी कठपुतलियां बनाने हेतु सामग्री चाहिए थीं। यद्यपि मुख्य सामग्री सैकड़ों वर्ष पुराना लौह वृक्ष उगा चुके थे, लेकिन स्रोत लोहा और मेघसार पत्थर जैसी द्वितीयक सामग्रियों की बड़ी मात्रा खरीदनी थी। आत्मा आहार गोली शुद्धिकरण हेतु भी सामग्री चाहिए थी, जिनके बाद सफ़ेद मकड़ियों का औपचारिक प्रशिक्षण संभव होगा। इस सोच से जायन विविध वस्तुओं वाली छोटी दुकान में घुसे, जहां अधिकांश आवश्यक वस्तुएं प्राप्त हो गईं। शेष दुर्लभ वस्तुएं अन्य दुकानों से लेनी पड़ेंगी। दुकानों का भ्रमण करते हुए जायन ने मुख्यतः औषधि गोली और साधना कला प्राचीन अभिलेख बेचने वाली दुकानों पर ध्यान दिया। आखिरकार उनकी अधिकांश गोली विधियां समाप्त हो चुकी थीं, अतिरिक्त 1-2 चाहिए थीं। साधना कलाओं कीमतें अनुचित ऊंची थीं, लेकिन चित्रित तारा समुद्रों की साधना कलाओं का ज्ञान प्रदान करेंगी। पूर्ण भ्रमण के बाद जायन आश्चर्यचकित हुए। टेढ़ा आत्मा को बाहर प्रतीक्षा कराते हुए वे औषधि गोली दुकान में घुसे और आधार स्थापना अवस्था गोली विधियां बिक्री हेतु हैं या न पूछा। दुकान सहायक ने अप्रत्याशित रूप से दर्जनों गोली विधियां दिखाईं, जिससे जायन को जीभ काटने को जी चाहा। अविश्वास होते हुए भी उन्होंने गोली विधियों का सावधानीपूर्वक अध्ययन किया और पूर्ण आघात लगा। चाहे दुर्लभ सामग्री वाली हो या साधारण, सभी में आध्यात्मिक जड़ी बूटियों के स्थान पर राक्षस प्राणी कोर चाहिए थे। दुर्लभ गोलियां 6ठी सप्तम श्रेणी राक्षस प्राणियों के आंतरिक कोर मांगती थीं। यद्यपि इन विधियों में सैकड़ों वर्ष पुरानी आध्यात्मिक जड़ी बूटियां चाहिए थीं, लेकिन वे सहायक सामग्री थी जिन्हें अन्य जड़ी बूटियों से प्रतिस्थापित किया जा सकता था। इस प्रकार जायन ने मोटी गोली विधि संग्रह प्राप्त कर लंबे समय तक हतबुद्ध रहे। दुकान सहायक के भ्रमित दृष्टिकोण में उन्होंने कुछ उपयोगी विधियां न्यून मूल्य पर खरीदी और मूर्छित अवस्था में बाहर आए। क्षण भर बाद असंतुष्ट हो अन्य औषधि दुकानों पर गए तो पाया कि निम्न ऊर्जा संचय गोली विधियों को छोड़ अन्य सभी राक्षस प्राणी कोर मांगती थीं। अंततः जायन ने एक दुकानदार से सावधानीपूर्वक पूछा कि क्या कोई उच्च श्रेणी गोली विधि बिना राक्षस कोर वाली है। दुकानदार ने उन्हें मूर्ख समझकर लंबे समय निहार कर कहा, उच्च श्रेणी औषधि गोली शुद्धिकरण हेतु राक्षस कोर के अतिरिक्त क्या उपयोग होगा। जायन निराश हो दुकान से बाहर निकले और विषय त्याग दिया। प्रतीत होता था कि चित्रित तारा समुद्रों की गोली पथ स्वर्गीय दक्षिण क्षेत्र से भिन्न था, जहां औषधि गोलियों का मुख्य सामग्री राक्षस प्राणी कोर था, न कि आध्यात्मिक जड़ी बूटियां। गहन चिंतन से जायन को यह तर्कसंगत लगा। समुद्र विशाल अनंत है, जिसमें असंख्य राक्षस प्राणी हैं। पूर्वजों द्वारा संसाधनों का पूर्ण विनाश न होने से छिद्रित तारा समुद्रों की स्थिति स्वर्गीय दक्षिण से कहीं श्रेष्ठ थी। ये गोली विधियां प्राचीन काल से चली आ रही प्रतीत होती थीं। किसी सड़क के एकांत कोने पर सोचते हुए जायन ने हाल ही खरीदी गोली विधियों का अध्ययन कर आधार स्थापना गोली नाम वाली खोजी। विधि जायन की स्मृति के अनुसार लगभग समान थी, लेकिन रक्तलाल निषिद्ध क्षेत्र में पाई स्वर्गीय आध्यात्मिक औषधियों के स्थान पर पंचम श्रेणी राक्षस कोर थे। ये देख जायन ने गोली विधियां समेटी, भुजाएं बांध ली और गहन चिंतन में लीन हो गए। लंबे समय बाद चिंतन से जागृत होकर जायन के मन में योजना बन चुकी थी। सामान्य व्यवहार से उन्होंने साधना तकनीकों के प्राचीन अभिलेख बेचने वाली दुकानों का भ्रमण किया। इस यात्रा में कोई आश्चर्य न हुआ, क्योंकि बिक्री हेतु पंचतत्व तकनीकें और साधना कलाएं स्वर्गीय दक्षिण क्षेत्र की भांति ही थीं। हालांकि जल गुण जादुए तकनीकें अधिक प्रचुर थीं और कुछ नई तकनीकें भी थीं जिनका नाम पूर्व में न सुना था। जायन ने ये नई जादुई तकनीकें और संयोग से मिली गोलीपत मूल्यांकन पुस्तक खरीदी। इस पुस्तक को खरीदने का कारण धूलिपत गोली का विशेषज्ञ वर्णन और टिप्पणी होना था। जायन इसे ध्यान से अध्ययन कर संयुक्त महलों के अनुरोध पर निर्णय लेंगे। अन्य खरीदारी में रुचि न होने से जायन और टेढ़ा आत्मा आकाश राजधानी बाजार और नगर से बाहर निकले। दृढ़ तारा नगर से बाहर निकलते ही वे आकाश में उड़े गुप्ता कबीला भवन की ओर। आधा दिन बाद जायन ने गुप्ता कबीला भवन की कुछ परिचित मिट्टी की दीवारें देखीं, लेकिन तुरंत उतरने के बजाय उन्होंने भवन के पार्श्व छोटी पहाड़ी पर पहले उतरने का निर्णय लिया और अपनी निर्मित लकड़ी की छोटी झोपड़ी का निरीक्षण किया। छोटी लकड़ी की झोपड़ी मूल स्थान पर खड़ी थी, लेकिन स्पष्टतः बहुत पुरानी हो चुकी थी और कुछ भाग सड़न से काले पड़ चुके थे। ये देख जायन ने हल्का सांस लिया, द्वार खोला और अंदर प्रवेश किया। जायन आश्चर्यचकित हो गए। कक्ष में धूल की परत न थी, न अपेक्षित सड़न गंध। इसके विपरीत कक्ष स्वच्छ झाड़ा था। मेज कुर्सी शैया पर धूल का कण न था। लकड़ी की मेज पर नीले फूलों का घड़ा भी था।
जायन क्षण भर भ्रमित रहे लेकिन हंसने को रोक न सके। प्रतीत होता है गुप्ता कबीले ने इस पर विचार किया है। नाक सहलाते बुदबुदाए, फिर बिना लगाव के झोपड़ी से बाहर निकले, टेढ़ा आत्मा को पहाड़ी पर छोड़ा और स्वयं धीरे धीरे गुप्ता कबीला भवन की ओर पैदल चले। गुप्ता कबीले के जादुई संरचना से जायन अप्रभावित थे, लेकिन गुप्ता स्वामी पुराना मित्र था, इसलिए शिष्टाचार उचित था। लेकिन गुप्ता कबीले के द्वार पर पहुंचते ही दो बलशाली द्वारपालों ने उन्हें देख लिया। एक ने संदेह से पूछा, तुम कौन हो? गुप्ता कबीले में क्या कार्य है? जायन मुस्कुराए और कोमल स्वर में बोले, अपने कबीले के स्वामी को कहो कि हनुप नामक पुराना मित्र आया है। हमारे स्वामी बाहरी लोगों से न मिलते। रुकिए, हन, क्या आप अमर जायन हैं? विशालकाय ने प्रथम अस्वीकार किया, लेकिन जायन को निहार अचानक संदेह प्रकट किया। मुझे जानते हो? जायन ने हल्की भान से कुड़ी। तो सच में अमर जायन हैं? क्षण प्रतीक्षा करें अमर स्वामी, मैं भवन स्वामी को सूचना दूंगा। विशालकाय ने और न कहा भवन की ओर दौड़ा। जायन निर्विकार भवन की ओर देखते रहे। शीघ्र ही बड़ी भीड़ भवन से बाहर आए। अगुवा वृद्ध ने जायन को देख चौड़ी मुस्कान के साथ चिल्लाया, अमर जायन अंततः लौट आए। मैं वर्षों से प्रतीक्षा कर रहा था। फिर वृद्ध ने शीघ्र आगे आकर जायन को प्रणाम किया। अन्य अनुसरण कर आदरपूर्वक वंदन किए। जायन ने वृद्ध के परिचित मुख को ध्यान से निहारा। निस्संदेह गुप्ता स्वामी था, लेकिन बाल सफेद और मुख क्षीण हो चुका था। गुप्ता महोदय, कुशल मंगल? जायन ने विश्रांत भाव से पूछा। गुप्ता स्वामी के आदरपूर्ण स्वागत में जायन गुप्ता भवन के केंद्र विशाल निवास में प्रवेश किया। कक्ष में प्रवेश होते ही गुप्ता स्वामी ने बिना कुछ कहे आध्यात्मिक पत्थरों का विशाल थैला जायन को सौंपा। साथ ही गुप्ता कबीले के कुछ युवा बालकों का सौहार्दपूर्ण परिचय कराया। विशेष रूप से अपने ज्येष्ठ पुत्र 30 वर्षीय युवक गुप्ता कय को प्रयासपूर्वक बताया। जायन गुप्ता स्वामी के इरादे से अनभिज्ञ न थे। गुप्ता स्वामी जानते थे कि जीवनावसान निकट है और मृत्यु पश्चात कबीले को जायन से सहायता जारी रखना चाहते थे। जायन ने हल्की मुस्कान के साथ पुरानी मित्रता के कारण कुछ सामान्य वचन दिए। गुप्ता स्वामी अत्यंत प्रसन्न हुए और जायन के सम्मान में भोज का आयोजन किया, लेकिन जायन ने विनम्रता से अस्वीकार कर दिया। फिर गुप्ता स्वामी से वार्ता कर जायन शीघ्र गुप्ता कबीला भवन से विदा हो गए। विदा होकर पहाड़ी से टेढ़ा आत्मा को ले निकटवर्ती छोटे गांव की ओर उड़े। जायन ने शीघ्र सराय खोजी और रात्रि भर गोलीपत मूल्यांकन अध्ययन में जागरण किया। अगले दिन जायन को छित्रित तारा समुद्रों की औषधि गोलियों का सामान्य ज्ञान हो गया। धूलिपत गोली का वर्णन कई बार जांचा। पुस्तक के अनुसार धूलिपत गोली न केवल असामान्य राक्षस प्राणियों के कोर बल्कि दुर्लभ आध्यात्मिक जड़ी बूटियों की बड़ी मात्रा मानती थी। निस्संदेह बहुमूल्य वस्तु थी। गोली कोर गठन सफलता संभावना वृद्धि का चमत्कारपूर्ण प्रभाव रखती थी। यद्यपि वृद्धि न्यून थी और केवल कोर गठन के दौरान ग्रहण योग्य, लेकिन कोर गठन सीमांत भट्टाचार्यों के लिए खजाना थी। कोर गठन हेतु 1% भी सफलता वृद्धि करने वाली वस्तुएं अत्यंत लालित्यपूर्ण लेकिन दुर्लभ थीं। फिर भी जायन समझ गए कि संयुक्त महल इस दुर्लभ गोली को भुगतान देने से कार्य केवल संरचना बनाए रखना इतना सरल न होगा। जाते समय निश्चय ही विशाल खतरा होगा और स्वर्ग ही जाने क्या विपत्तियां आएंगी। किंतु धूलिपत गोली के लिए जायन वास्तव में लालायित थे। आखिरकार वे और टेढ़ा आत्मा दोनों शीघ्र कोर गठन का सामना करने वाले थे। स्वयं की न्यून सफलता संभावना को छोड़ टेढ़ा आत्मा के राक्षस कोर की तृतीयांश सफलता संभावना भी चिंताजनक थी। इसलिए धूलिपत गोली आवश्यक थी। लंबे कटु चिंतन के बाद अज्ञात खतरे का सामना करने का निर्णय लिया। आखिरकार दोनों उत्तर आधार स्थापना भट्टाचार्य थे। खतरा आने पर आत्मरक्षा संभव होगी। इसके अतिरिक्त संयुक्त महलों की शक्ति उल्लेखनीय थी। छित्रित तारा समुद्रों में संबंध उपयोगी सिद्ध होगा, किंतु कार्य समाप्ति पर संबंध बिगड़ने पर हानि होगी। इसलिए पहले संयुक्त महलों की प्रतिष्ठा की गुप्त जांच आवश्यक। निर्णय ले जायन टेढ़ा आत्मा को लेकर दृढ़तारा नगर लौटे। आधा मास बाद एक अत्यंत विशाल जहाज दृढ़तारा द्वीप के बंदरगाह पर पहुंचा। थोड़ी देर बाद दूर से एक सफेद और एक नीला प्रकाशपुंज जहाज पर प्रहार कर बिना संकोच चढ़ गए। प्रकाश विलीन होते ही जहाज पर 3 व्यक्ति प्रकट हुए। ऊंचा मजबूत लेकिन कुरूप पुरुष, साधारण रूप वाला युवक और वृद्धाकार विचित्र मध्यम आयु पुरुष। मोटी भवों वाला चौड़े नेत्र वाला पुरुष ने मजबूत पुरुष और युवक का आदरपूर्वक स्वागत किया। अमर स्वामियों का जहाज पर स्वागत। मैं जहाज कप्तान लोह सिंह हूँ। अन्य अमर स्वामी पहले ही सवार हैं। अब राक्षस प्राणी के स्थान पर ले चलूंगा। संबोधित अमर स्वामी निस्संदेह टेढ़ा आत्मा और जायन थे। मध्यम आयु पुरुष श्वेत जल मंडप का दुकानदार चावला था। टेढ़ा आत्मा धाय, सावधान रहें, मुझे कुछ कार्य हैं। कुछ विनम्र शब्दों के बाद चावला उड़ गया। मोटी भान वाला सिर झुकाकर बोला, कृपया अंदर आएं, कक्ष तैयार हैं। जहाज शीघ्र प्रस्थान करेगा। जायन ने जहाज निहारा, मौन होकर टेढ़ा आत्मा के साथ जहाज के अंदर प्रवेश किया। लोह सिंह उनके पीछे पीछे था। इस समय विशाल जहाज पुनः गति करने लगा। जहाज के अंदर प्रवेश पर जायन आश्चर्यचकित हुए। अपेक्षित संकीर्ण मार्ग के विपरीत 40 मीटर विस्तृत भव्य कक्ष था।
कक्ष का फर्श कसीदे कालीन से ढका था और केंद्र में सोना चांदी जड़ित लंबी चंदन मेज थी। उसके चारों ओर दर्जन भर कुर्सियां थीं जिन पर कुछ व्यक्ति वार्तालाप कर रहे थे। जायन और टेढ़ा आत्मा के प्रवेश पर कई शीतल कठोर दृष्टियां उन पर पड़ीं। दृष्टियां जायन को स्पर्श कर टेढ़ा आत्मा पर केंद्रित हो गईं। टेढ़ा आत्मा धुंधला होकर जायन के आगे आया, निर्विकार होकर बोला, मैं टेढ़ा आत्मा हूँ। यह मेरा भांजा जायन। भाई मित्रों का क्या नाम है? 40 वर्षीय प्रतीत मध्यम आयु स्त्री उठी और चौड़ी मुस्कान के साथ बोली, स्वागत भाई टेढ़ा आत्मा। मैं संयुक्त महल की फैंग सनिया हूँ। सभी बनाए रखने वाली संरचना का नियंत्रण मेरे पास होगा। ये स्त्री अत्यंत रूपवती न थी लेकिन सौंदर्य के संकेत रखती थी। नमस्कार फैंग धाय, टेढ़ा आत्मा ने नम्र न अभिमानी स्वर में कहा और जायन को लेकर मेज की ओर बढ़ा। कक्ष के अनेक अपरिचित भट्टाचार्य पहले ही जायन के दृष्टि गोचर हो चुके थे। साधारण रूप वाला मध्यम आयु विद्वान, लगभग 20 वर्षीय आकर्षक युवती, धूसर नेत्रों वाला वृद्ध, चमकदार लाल प्रकाश से आच्छादित युवक। फैंग सनिया सहित ठीक 5 व्यक्ति थे। आकर्षक युवती प्रारंभिक आधार स्थापना भट्टाचार्य थी जो विद्वान के निकट बैठी थी। उनके अंतरंग भाव से दाम्पत्य साथी प्रतीत होते थे। जायन चिंतनरत थे कि फैंग सनिया आकर्षक मुस्कान के साथ बोली, टेढ़ा धाई का आगमन समयानुकूल है। मैं अभी प्रवाह तरंग संरचना के परिवर्तनों पर चर्चा कर रही थी। पूर्व परिचय से कार्य सहज होगा, लेकिन उससे पहले टेढ़ा धाई का सभी से परिचय कराती हूँ। फैंग सनिया कुशल संवादकार थी। कुछ शब्दों में कक्ष के सभी के बीच दूरी मिटा दी। ये दोनों तैलतारा द्वीप स्वामी झनताई वरिष्ठ द्वारा भेजे हैं। यह उनके कुशल शिष्य माहेश धाय और दाम्पत्य साथी शुभांगी धाय। फैंग सनिया ने प्रथम मध्यम आयु विद्वान और युवती का परिचय जायन से कराया। जायन को शीत दृष्टि डाल मध्यम आयु विद्वान ने अभिमान से कहा, टेढ़ा आत्मा, दृढ़ तारा द्वीप भट्टाचार्य। मैं अनेक जानता हूँ लेकिन आपको क्यों न सुना। अज्ञात कारण से मध्यम आयु विद्वान को टेढ़ा आत्मा अप्रिय लगा और अपमानजनक कथन किया। फैंग सनिया की मुस्कान क्षण कम हुई फिर बहाल हुई। मैं मूल रूप से दृढ़ तारा द्वीप भट्टाचार्य न था। हाल ही भांजा जायन से मिलने आया इसलिए नाम न जानना स्वाभाविक। वैसे आपका नाम भी प्रथम सुन रहा हूँ। टेढ़ा आत्मा ने शांत व्यंग्य किया। तुम? मध्यम आयु विद्वान क्रोधित हुआ। मुख अंधेरा हो कुछ कहने को उद्यत हुआ कि फैंग सनिया ने बीच में टोक विषय बदल दिया। अब इस वरिष्ठ का परिचय। स्वर्णकछुआ द्वीप के गुप्त भट्टाचार्य किंग सुजनजी धाय। यद्यपि कम ज्ञात लेकिन वन तत्व जादुई तकनीकों में आधार स्थापना भट्टाचार्य उनका मुकाबला न कर सकें। यामिन धाई तो और चमत्कारिक। गुप्त अग्नि संविधान से स्वयं शुद्ध यंग सत्याग्नि को पूर्णता प्रदान की। किंग धाय, यामिन धाय। जायन ने वृद्ध और युवक को सिर हिलाया। दोनों भी उत्तर आधार स्थापना थे लेकिन मध्यम आयु विद्वान से कहीं गहन दबाव था। उनकी साधना गहन होने से जायन ने तुच्छता न दिखाए। नमस्कार टेढ़ा आत्मा धाय। प्रणाम। दोनों अभिमानी न होकर हल्की मुस्कान दिए। इससे मध्यम आयु विद्वान और असहज हुआ। इसलिए फैंग सनिया के बोलने से पूर्व अचानक उठा और कठोर भाव से कहा, मैं कक्ष में जाकर साधना करूंगा। संरचना विषय बाद में। आस्तीन हिलाकर मुड़ा कक्ष से बाहर। युवती ने क्षमापूर्ण दृष्टि डाली, अनुसरण किया। हूँ, स्वामी होने से अभिमान, क्या अधिकार? लाल प्रकाश वाले यामिन ने क्रोध से कहा। वृद्ध और फैंग सनिया के भाव थोड़े परिवर्तित हुए। वृद्ध निर्विकार हो गया जबकि फैंग सनिया ने चौड़े हास्य से टेढ़ा आत्मा को आसन पर बिठाया मानो विद्वान विषय को मिटाना चाहती। हमें 6 व्यक्ति चाहिए। शुभांगी धाई तो संरचना बनाए रखने योग्य साधना न रखती। टेढ़ा आत्मा ने शांत होकर पूछा, बिना औपचारिकता आसन ग्रहण किया। फैंग सनिया मुस्कुराई, स्पष्टीकरण दिया, स्विफ्टक्राई द्वीप के दौलत राम धाय अभी भी हैं, लेकिन वे प्रचंड तकनीक साधना में लीन हैं। पिछले कुछ दिनों से कक्ष से बाहर न आए। ओह वैसा? टेढ़ा आत्मा ने सिर हिलाया, आगे न कहा। लेकिन फैंग सनिया को टेढ़ा आत्मा में जिज्ञासा थी इसलिए कभी कभी असंबंधित प्रश्न पूछती। पीछे खड़े जायन को स्त्री का इरादा रहस्यमय लगा। जब उसने प्रवाह तरंग जादुई संरचना का ज्ञान पूछा तो जायन ने टेढ़ा आत्मा से नकारात्मक उत्तर दिलवाया। स्त्री मुस्कुराए, अन्यों को भी ज्ञान न होने का कहा, फिर उपस्थित 3 भट्टाचार्यों को संरचना के चमत्कारपूर्ण रहस्यों का स्पष्टीकरण दिया। वास्तव में आश्चर्यजनक, फैंग सनिया दुर्लभ संरचना विशेषज्ञ थी। मध्यम आयु विद्वान अन्यों से असंतुष्ट था लेकिन अगले दिन मुख्य कक्ष लौटा संरचना बनाए रखने के महत्वपूर्ण बिंदु सुनने। आखिरकार संयुक्त महलों ने आमंत्रित किया था, जिम्मेदारी से भागना अशोभनीय होता। 3 दिन बाद शेष भट्टाचार्य ने कक्ष बंद गुफा समाप्त की जिससे जायन उसे देख सके। वह 7 फुट ऊंचा विशालकाय मुख उग्र था। रूप हिंसक लेकिन सरल स्पष्ट स्वभाव से शीघ्र सभी से घनिष्ठ हो गया। अंतिम सदस्य उपस्थित होने से जायन और साथी फैंग सनिया के संरचना रहस्यों के स्पष्टीकरण को समाप्त किया। फिर जहाज अक्सर रुकता आसपास समुद्रों में उड़ान भर प्रवाह तरंग संरचना के परिवर्तनों का अभ्यास करते। इससे प्रथम प्रयास में राक्षस प्राणी को पकड़ सकेंगे। सभी इस व्यवस्था से संतुष्ट थे। इस प्रकार जहाज की गति धीमी हुई लेकिन संयुक्त महल असावधान न हुए।
निरंतर रुकावटों पर भी फैंग सनिया मुस्कुराती रही बिना अधीरता के। संरचना परिवर्तन पूर्ण होते ही फैंग सनिया ने यात्रा विलंब न कर जहाज को पूर्ण गति दी। 1 मास बाद जहाज नामहीन वीरान द्वीप पर पहुंचा। फैंग सनिया के नेतृत्व में जायन और साथी जहाज उतरे। द्वीप पर पैर रखते ही आकाश से अंधेरे करने वाली सुनहरी आभा नीचे गिरी और कई व्यक्ति ऊपर मंडराने लगे। प्रकाश विलीन होते ही मंद सुनहरी चमक वाला वृद्ध निर्विकार होकर उन्हें निहारने लगा। इस व्यक्ति में जादुई शक्ति कंपन न दिखा, साधारण न होने पर भी असीम गहन जादुई शक्ति को सहज संयमित कर रहा था। ऐसे विशेषज्ञ के दर्शन से जायन का हृदय कांप उठा। फैंग सनिया ने संकोच न कर आगे बढ़ गहन वंदन कर आदरपूर्ण भाव से कहा, अधीन फैंग सनिया मियाँ वृद्ध को प्रणाम। उस क्षण पीछे खड़े जायन और अन्यों ने भी वंदन किया। कोर गठन भट्टाचार्य को तुच्छ न किया जा सकता था। वृद्ध ने शांत भाव से धीरे कहा, शिष्टाचार की आवश्यकता नहीं। फैंग सनिया, तुमने अच्छा किया। सहायकों को शीघ्र लाए। क्या वे संरचना अभ्यास से परिचित हैं? ये राक्षस प्राणी कष्टकारी है, लापरवाही न करें। वरिष्ठ, निश्चिंत रहें। सभी ने शप्रवाह तरंग संरचना के अनेक परिवर्तनों को पूर्ण महारत हासिल कर ली है। प्राणी को अवश्य फंसा लेंगे। फैंग सनिया का स्वर आत्मविश्वास से भरा था। मियाँ वृद्ध ने आधार स्थापना भट्टाचार्यों पर दृष्टि डाली, फिर सौम्यता से कहा, अच्छा भाई मित्रों, संयुक्त महलों को आपकी सहायता चाहिए। प्रयास करेंगे तो निष्पक्षता से व्यवहार करेंगे। अन्य बोलने से पूर्व मध्यम आयु विद्वान ने चापलूसी मुस्कान के साथ कहा, वरिष्ठ निश्चिंत, हम पूर्ण प्रयास करेंगे। विद्वान की चापलूसी पर अन्यों के भाव विचित्र हुए लेकिन सहमति जताई। उनके उत्तरों से संतुष्ट मियाँ वृद्ध ने सिर हिलाया, हमने संरचना कई दिन पूर्व स्थापित की है, आपको केवल बनाए रखना है। गुरु वृद्ध निकट समुद्रों में राक्षस प्राणी का पीछा कर रहे हैं, मैं भी जा रहा हूँ। कल प्रातः तक प्राणी को संरचना में ला देंगे, तब आप लोग कौशल दिखाएंगे। तब तक द्वीप पर विश्राम करें। मियाँ वृद्ध सुनहरी प्रकाश धारा बन आकाश में उड़ गए, एक पल में अदृश्य। फैंग सनिया मुनि गंभीर स्वर में बोली, भाई मित्रों, मियाँ वृद्ध की बात सुनी। दिन विश्राम कर कल के कठिन युद्ध हेतु तैयार हों। अन्यों ने विवाद न किया, सिर हिलाए। लेकिन यात्रा में कम बोलने वाले किंग सुजन जी ने अचानक कठोर स्वर में कहा, फैंग भाई, यात्रा में हम सभी ने राक्षस प्राणी का प्रकार पूछा लेकिन स्पष्ट उत्तर न मिला। अब कल कार्य है तो स्पष्ट बताएंगी। वृद्ध का प्रश्न अन्यों के हृदय को झंकृत कर फैंग सनिया पर प्रश्नपूर्ण दृष्टियां केंद्रित कर दीं। ये राक्षस प्राणी भयावह दुर्लभ प्रतीत होता था, जिसके लिए संयुक्त महलों को विशाल प्रयास और दीर्घ योजना चाहिए। निस्संदेह साधारण छठी श्रेणी राक्षस प्राणी न था। क्या राक्षस प्राणी का में? फैंग सनिया ने यह सुन कड़वी मुस्कान दिखाए, माथे के बाल एक ओर सरकाए धीरे से बोली, भाई मित्रों, तथ्यों न बताने की अनिच्छा न थी। द्वीप पहुंचने तक गोपनीय रखने का आदेश था। अब बाधा नहीं बताती हूँ। संयुक्त महलों का शत्रु शिशुकाप राक्षस है, इसलिए सावधानी बरतनी पड़ी। शिशुकाप राक्षस? किंग सुजन जी ने आश्चर्य से चिल्लाया। जायन उदासीन निहारते रहे। राक्षस प्राणी का प्रकार भले न पता हो, लेकिन अन्यों के पीले मुख से तुच्छ न था। महलों की सावधानी उचित। यदि सच में ये राक्षस तो सावधानी ही ठीक। अन्य शक्तियों को पता चला तो हलचल मच जाए। किंग सुजन जी अविश्वास में बुदबुदाए। जायन का हृदय झंकृत हुआ। यामिन और विशाल गंजे के भाव निरंतर परिवर्तित हो रहे थे, हृदय अशांत। केवल कुरूप भाव वाला मध्यम आयु विद्वान ने फैंग सनिया से शीतलता से कहा, संयुक्त महलों ने सीमा लांघी। सभी जानते हैं शिशुकाप राक्षस जन्मजात जल राक्षस है, प्रबल जल प्रकार दैवीय कौशल वाला। छठी श्रेणी होने पर 7वीं श्रेणी साधारण राक्षस के बराबर। सहायता मांगते समय छठी श्रेणी बताकर हमारा लाभ उठाने का प्रयास तो न था? विद्वान ने पूछा। किंग सुजन जी और अन्य आघात से उबर असंतोष प्रकट किया। वे सभी स्वतंत्र भट्टाचार्य थे, लेकिन संयुक्त महलों को तुच्छ न करने का साहस न था। मौन होकर फैंग सनिया को निहारते रहे, उत्तर की प्रतीक्षा में। फैंग सनिया का मुख काला पड़ा, बिना शिष्टता के बोली, महेश भाई, गलत कह रहे। संयुक्त महलों ने धोखा न दिया। शिशुकाप राक्षस कठिन है, लेकिन वास्तविक छठी श्रेणी। 7वीं को छठी कैसे कहें? साथ ही धूलिपत गोली जैसे बहुमूल्य पुरस्कार से समझना चाहिए था कि साधारण छठी श्रेणी न होगी, अन्यथा महल हानि में होते। मध्यम आयु विद्वान लंबे समय मौन रहा। जायन अंतर्मन में भान सिकोड़ ली। स्त्री के स्पष्ट शब्द तर्कपूर्ण थे, लेकिन असुविधा हुई अन्यों को देखा। अन्य तीनों का भाव समान था, हल्का असंतोष दिखा। फिर फैंग सनिया ने टेढ़ा आत्मा को मुस्कान दी, निस्संदेह महल ने शिशुकाप राक्षस को गुप्त रखने हेतु ऐसा किया। पूर्व व्यवस्था की। कार्य समाप्ति पर धूलिपत गोली के अतिरिक्त गोपनीयता हेतु 1000 आध्यात्मिक पत्थर अग्रिम भुगतान। संतुष्ट? सभी का रोष धीरे धीरे मिटा, सहमति में सिर हिलाए। मध्यम आयु पुरुष कुछ असंतुष्ट रहा, लेकिन सुंदर दाम्पत्य साथी ने कान में कुछ फुसफुसाया। उसका भाव बदला, मौन रहा। शीघ्र ही सभी द्वीप पर अलग अलग हो शांत स्थान पर साधना विश्राम करने लगे। जायन और टेढ़ा आत्मा समुद्र तट के विशाल चट्टान पर परस्पर मुख करके पद्मासन बांधे।
जायन के सूक्ष्म आदेश पर टेढ़ा आत्मा शक्ति संवर्धन अवस्था में प्रवेश कर गया। जायन ने नेत्र बंद कर साधना प्रयास किया, लेकिन चाय उबालने के समय बाद भान सिकोड़ आंखें खोलीं। उफनते तरंगों को निहार चिंतन में लीन हो गए। अज्ञात कारण से अस्वस्थता महसूस हुई, मानो असाधारण घटना घटने वाली हो। लंबे अशांत चिंतन के बाद लाचार मुस्कान आई, कारण न पकड़ सके। वे अभी भी घबराए थे। सामान्यतः उत्साही विश्राम सरल था, लेकिन कल दो कोर गठन वृद्धों के साथ शप्रवाह तरंग संरचना सहायता करनी थी। राक्षस प्राणी असामान्य लगता था, लेकिन राक्षस प्राणी ही था। श्रेष्ठ शक्ति वाले भट्टाचार्यों के विरुद्ध कैसे विजयी हो सकता? उसे पकड़ने में कोई समस्या न होनी चाहिए। कुछ सांत्वना शब्दों से शांत होकर जायन ने बलपूर्वक साधना प्रयास किया, लेकिन हृदय भारी रहा, मन न लगा। जायन संसाए खड़े हो गए। कुछ न करने पर शांति न मिलेगी। चारों ओर देख भंडारण थैली पर थपथपाए आध्यात्मिक चेतना फैलाई। सौभाग्य से आसपास कोई न था। जायन ने शीघ्र दर्जन भर चमकदार संरचना ध्वज और 6 संरचना प्लेट निकाली, जो जड़ोजल नीला कवच संरचना के स्थापना उपकरण थे। ये संरचना पंचतत्व उलट या शप्रवाह तरंग से न्यूनतर थी, लेकिन साधारण जादुई संरचनाओं से कहीं श्रेष्ठ। उपकरणों से स्थापना अत्यंत सरल थी। बिना संकोच टेढ़ा आत्मा को पुकारा। चट्टान को संरचना केंद्र बनाकर 100 मीटर में शेष ध्वज प्लेट स्थापित करवाईं। टेढ़ा आत्मा द्वारा ध्वज लगाते प्लेट दफनाते देख जायन की चिंता धीरे धीरे मिट गई। तिरछी मुस्कान के साथ स्वयं का उपहास किया। प्रतीत होता है मृत्यु से अभी भी भय है। अगले दिन सूर्योदय से पूर्व फैंग सनिया और अन्य इकट्ठे हो 5 किलोमीटर समुद्र पर उड़े। समय पर 500 किलोमीटर दूर जल में सुनहरी और पीली प्रकाश धाराएं नामहीन छोटे द्वीप की ओर तीव्र गति से उड़ रही थीं। उनके 1 किलोमीटर पीछे 400 मीटर विस्तृत विशाल श्वेत कोहरा समान गति से पीछा कर रहा था, जिसमें शिशु की हाहाकार ध्वनि मंद गूंज रही थी। दुखद विलाप सुनने वाला रक्त जम जाए। मियाँ वृद्ध, क्या उड़ती तलवार भेजकर देखें तैयार हैं? पीली प्रकाश से गहन स्वर आया। हाँ, मियाँ वृद्ध ने बिना संकोच सहमति दी। शरीर धुंधला होकर पीली प्रकाश के केंद्र में प्रकट हुआ। साथ ही सुनहरा प्रकाश स्वर्ण इंद्रधनुष बन एक क्षण में अदृश्य। पीछा करने वाला विशाल श्वेत कोहरा व्यथित हुआ। शिशु विलाप और तीव्र ध्वनि क्रमशः गरज में परिवर्तित हो कानफोड़ू हो गई। बुरा प्राणी दिव्य जलतारा गरज उपयोग करेगा। गुरु भाई, शीघ्र! पीली प्रकाश में मियाँ वृद्ध ने पीछे की गरज से भयभीत हो चिल्लाया। निश्चिंत, मेरा प्राचीन पात्र समुद्र में मग्न है। गहन स्वर के साथ पीली प्रकाश तीव्र गति से श्वेत कोहरे से दूरी बढ़ा दी, लेकिन कोहरा हार न माना। विलाप गरज के साथ गति बढ़ाई। समुद्र जल चीर विशाल श्वेत तरंगे फैला दी, जितनी दृष्टि जाती। टेढ़ा आत्मा और साथी संरचना के अग्रभाग पर स्थित हो चुके थे। प्रत्येक हाथ में 6 मीटर लंबा विशाल नीला ध्वज पकड़े, जो चकाचौंध नीला प्रकाश बिखेर रहा था। 6 उत्तर आधार स्थापना। भट्टाचार्य गंभीर भाव से 400 मीटर अंतर पर जादुई उपकरणों पर समुद्र पर तैरते खोखले अर्धवृत्त बनाए थे। जायन टेढ़ा आत्मा के पीछे उदासीन दृष्टि से खड़े थे। मध्यम आयु विद्वान की दाम्पत्य साथी उसके निकट चिंतित भाव से। क्षण बाद एक सुनहरा प्रकाश अचानक आकाश चीर फैंग सनिया के हाथ में पहुंचा, अन्यों का ध्यान आकर्षित किया। सभी सावधान, शिशु का राक्षस आ रहा है। प्राणी संरचना में प्रवेश होते ही प्रवेश द्वार अवरुद्ध करें। फैंग सनिया ने संदेश ग्रहण कर गंभीर भाव से चिल्लाया। फिर सुनहरा प्रकाश उड़ा आकाश में अदृश्य। जायन का हृदय तनावग्रस्त हुआ। सुनहरी प्रकाश की दिशा को ध्यान से निहारा। अन्य तनावपूर्ण भाव से आंधी का इंतजार कर रहे। अज्ञात काल पश्चात दूर से मंद गरज सुनाई दी, जो क्रमशः तीव्र हुई। अंततः पीली और सुनहरी प्रकाश धाराएं बिजली गति से उनकी ओर उड़ीं। पीछे विशाल श्वेत कोहरा घनिष्ठ पीछा करता। यही शिशु का राक्षस। जायन को धाराओं पीछे विशाल श्वेत कोहरा स्पष्ट दिखा, लेकिन अंतर्निहित राक्षस प्राणी का दुष्ट रूप कल्पना से परे था।